तो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से दोस्तों आप सबका आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। लास्ट वीक आप लोगों ने क्वालिटी पैरामीटर के कुछ अंश देखे। क्वालिटी पैरामीटर के कुछ अंश यानी दोस्तों कोई भी सेक्टर को जब हम देखते हैं, सेक्टर में हमारा ध्यान जाना चाहिए ग्रोथ में कि क्या ये सेक्टर में पैसा डालने से मुझे ग्रोथ मिलेगा कि नहीं। अगर ग्रोइंग सेक्टर है, एक्सपांडिंग सेक्टर है, जिनके बिजनेसेस बढ़ते जा रहे हैं, धंधे बढ़ते जा रहे हैं, तो जरूर दोस्तों ऐसे सेक्टर में हम पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि सेक्टर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कंपनियां बड़ी होती जा रही है। जैसे कंपनियां बड़ी होती जाती है दोस्तों, हमारा स्टेक उसमें होता है और हमारा भी वैल्यूएशन बढ़ता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेक्टर बहुत अच्छा बढ़ा पर फिर भी हमने कुछ कंपनी में ऐसा पैसा लगाया कि वो कंपनी तो बड़ी हुई ही नहीं। अगर कंपनी का ग्रोथ नहीं होता है तो दोस्तों सेक्टर का अपने को कोई फायदा नहीं हो। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले ग्रोइंग इंडस्ट्री देखने के बाद दूसरा चरण होता है क्वालिटी कंपनी ढूंढने का। हमारा ध्यान रहना चाहिए ऐसी कंपनियों पे जो हमें वेल्थ क्रिएट करके दे। वेल्थ क्रिएशन के लिए सेल्स जो बढ़ रहा है वो सेक्टर का, कंपनी ऐसी चाहिए जो वो सेल्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट करके दे सके। हमने यहाँ पे एक उदाहरण देखा था 2-3 व्हीलर का, जहां की हमने अलग अलग कंपनियां देखी, राइट। 2-3 व्हीलर इसे कहते हैं, ये ना ही 2 व्हीलर है ना ही 3 व्हीलर है, मिक्स है, बराबर। तो ये सेक्टर में हमने देखा कि ग्रोथ है। हम नहीं कह सकते बहुत ही बढ़िया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ है, पर हम यहाँ पे करीबन हमको इस साल 12% का ग्रोथ मिला है। पहले इसमें 6-7% का ग्रोथ मिलता था, यहाँ पे हम 10-12% की ग्रोथ की अच्छी इकोनॉमी में उम्मीद रख सकते हैं दोस्तों, राइट। तो अगर ये सेक्टर बढ़ता है तो यहाँ पे जो बड़ा बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं जिनको अच्छे मार्केट कैप मिल रहे हैं वो है बजाज, आइसर, राइट। ये तो सेक्टर हमने देखा कि चलो सेल्स बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे। लास्ट वीक हमने इसके क्वालिटी पैरामीटर देखने के प्रयास किए। तो क्वालिटी दोस्तों जब हम देखते हैं, हमारा पहला ध्यान जाना चाहिए दोस्तों मार्केट शेयर पे। कौन सी कंपनी है जिसमें मार्केट में अपना नाम बनाया हुआ है, जो बिजनेस सफिशिएंट करती है, राइट। एक मार्केट होता है, वो मार्केट में जो ज्यादा बिजनेस करे उसके कुछ गुण होंगे तभी वो ज्यादा बिजनेस करता है। तो पहला हमें देखना चाहिए मार्केट शेयर। इस केस में अगर हम देखें तो दोस्तों जो सेल्स और प्रॉफिट के हमने यहाँ पे डेटा लिखे, राइट। ये सेल्स डेटा के हिसाब से सबसे बड़ा शेयर बजाज ऑटो और हीरो मोटर के हिस्से में जाता है। तो ये दो कंपनियां तगड़ा धंधा करती है, राइट। मार्केट शेयर देखने के बाद दूसरी हमने कौन सी चीज देखी थी दोस्तों? या चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग चैट बॉक्स में बोल सकते हो। चलो मार्केट शेयर मैंने बढ़ा लिया, मेरा बहुत अच्छा धंधा है, तिजोरी में पैसा आता जा रहा है, सेल्स बढ़ता जा रहा है, पर वो टिकता है कि नहीं वो हमें कौन बताता है दोस्तों? ऐसा तो नहीं कि सब पैसा जो तिजोरी में आया सब चला गया, यानी जो हमने सेल्स किया सब खर्च हो गया। तो मार्केट शेयर के बाद अगर मार्केट शेयर पहला पैरामीटर होता है देखने का, तो दूसरा पैरामीटर क्या है? प्रॉफिट मार्जिन, राइट। प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों, प्रॉफिट मार्जिन आपको ये बताते हैं कि जब आपकी कंपनी ने धंधा किया, जैसे बजाज ने 33,000 करोड़ धंधा किया, हीरो ने 30,000 करोड़ धंधा किया, ये सब बड़ा बिजनेस वाले कंपनियां हैं। तो अगर आपके बजाज का मार्जिन 19% का है और हीरो का 8% का है, तो इसका मतलब सीधी बात है कि हीरो का धंधा यहां से डबल हो गया तो भी वो बजाज जितना प्रॉफिट नहीं कर पाएगी। अब हम तो दोस्तों स्टेक होल्डर है, हमें तो प्रॉफिट से मतलब है। जितना ज्यादा प्रॉफिट उतनी हमारी जेब भी भारी, उतना ज्यादा पैसा हमारे पास आएगा, राइट। ये केस में हम देखें तो तीसरे नंबर की जो कंपनी है टीवीएस मोटर, जिसका धंधा अच्छा है पर उसके मार्जिन तो और बुरे, खाली 3%। तो मतलब अपने हिस्से आती बहुत ही कम प्रॉफिटेबिलिटी है अगर मेरे पास टीवीएस का शेयर है। जो आपकी एसर मोटर है उसका धंधा ये सबसे कम है, राइट, छोटा धंधा है 10,000 करोड़ का। बजाज के पास उससे 3 गुना बड़ा मार्केट है, लेकिन आइसर का मार्जिन अच्छा है,
आपके हीरो और टीवीएस के मुकाबले। इसका मतलब ये कि आइसर कम धंधा करने के बावजूद भी वो प्रॉफिट बढ़िया कर रही है। देखो, आइसर से दुगने से ज्यादा धंधा है आपके टीवीएस का, पर फिर भी आइसर प्रॉफिट करती है 1700 करोड़ और टीवीएस खाली 700 करोड़। तो दोनों में से कौन सी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग बोलेंगे दोस्तों आप? या ऑब्वियस आइसर मोटर। तो आइसर में कुछ है जो टीवीएस में नहीं, राइट। सबसे बढ़िया यहाँ पे है बजाज, जिसके पास सेल्स पावर है और प्रॉफिट मार्जिन भी उनके तगड़े हैं। तो ये बिजनेस जो करते हैं प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हैं दोस्तों, राइट। तो प्रॉफिट मार्जिन आपको इंडिकेट करते हैं कि यहां रहोगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। मान लीजिए कल ये सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ ऐसा हुआ कि धंधे नहीं बढ़ते, राइट। टेम्पररी कभी कारण होते हैं ना ऐसे। रॉ मटेरियल इनका जो यूज होता है उसका ही दाम बहुत बढ़ गया, जबरदस्त एकदम। तो कंपनियों के अगर खर्चे बढ़ जाएंगे, या देखो जरा ध्यान से देखना सब लोग, प्लीज फोकस हियर एवरीबॉडी। धंधे कितने किए ये सब कंपनियों ने? 33,000, 10,000 करोड़ है ना। और इसमें से खर्चे कितने हो जाते हैं? ऑलमोस्ट 80% जितना सब कंपनियों में, बेस्ट कंपनी में भी। बजाज के 33,000 में से 28,000 करोड़ खर्चा हो गया, आइसर के 10 में से 8.5 करोड़ खर्चा हो गया। अब मान लो इनके रॉ मटेरियल के दाम जबरदस्त बढ़ गए तो ये खर्चे और बढ़ेंगे। मुझे बताओ, सबसे पहले अगर प्रॉब्लम आते हैं लॉस में कौन आ सकती है कंपनी? जिनके बढ़िया मार्जिन है वो लॉस में पहले आएगी, कि जिनके कम मार्जिन है वो सब कंपनियां पहले लॉस में आएगी? या तो दोस्तों, तगड़े मार्जिन वाली कंपनी आपको बचाती है पूरे समय में। समझ में आया दोस्तों? हमें जब प्लानिंग करते हैं ना आने वाले 10-15 साल का, तो खाली अच्छा 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 सोच के प्लानिंग नहीं करनी। समय ना आपके ना मेरे हाथ में, समय अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा। तो अच्छे समय पे आपकी कंपनियों के मार्जिन अच्छे होंगे, वो प्रॉफिट और बढ़िया करेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। पर बुरे समय में टिका रहना जरूरी होता है दोस्तों, टिका रहना बुरे समय में। वो बुरे समय में अगर अपनी कंपनियां लॉस करने लगेगी तो अपनी वैल्यू डाउन हो जाएगी, है ना। इसीलिए दोस्तों, प्रॉपर मार्जिन वाली कंपनियों पे ध्यान रखो, राइट। तो मार्जिन बड़ा अहम रोल प्ले करता है। सेकंड हमने मार्जिन देखा। थर्ड 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 क्या था? आईसीआर, है ना। कंपनी पे दो प्रकार की लायबिलिटी हो सकती है। कर्जा हो सकता है जिसका ब्याज उनको हर महीना चुकता करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं दोस्तों? तो कंपनी क्या कैपेबल है अपना ब्याज पे करने? अब मान लो आरबीआई के तो इंटरेस्ट रेट आजकल रोज बढ़ते जा रहे हैं, हर महीने में मीटिंग, हर महीने ब्याज बढ़ता है। तो अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाती जाती है तो मुझे बताओ दोस्तों, ये आपकी पूरी लाइन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सी कंपनी को आया था, है या आया होगा ये 12 महीने? कौन सी कंपनी को इंटरेस्ट रेट बढ़ने से प्रॉब्लम आए हो? बताइए दोस्तों, चलो फटाफट। बजाज को, आइसर को, हीरो को, टीवीएस को। विच कंपनी वुड suffer more when interest rates are increasing, right? Vinit bhai, TVS, Parag, TVS, right? देखो, आपने स्कूटर लिखा सर, है ना वीरेंद्र प्रसाद जी। स्कूटर जो है उसको तो 6 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना है खाली, तो ये ब्याज डबल भी हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ भी गया, इनको क्या फर्क पड़ता है स्कूटर? क्योंकि ये बहुत ही लो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर देखो, ये कंपनी 940 करोड़ तो साल का ब्याज भरती है। अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो फिर इनकी तो लोन भले उतनी की उतनी हो पर ब्याज बढ़ता जाएगा इनका, तो ट्रबल वाला टाइम है। तो जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो सबसे ज्यादा इफेक्ट बजाज पे आएगी कि टीवीएस पे आएगी? ऑब्वियसली टीवीएस पे, राइट। तो ये सब चीजें बड़े निवेशकों को पता होती है कि क्या बढ़ने से कहां पे प्रॉब्लम आता है। और देखो, ऐसा बहुत बार आप देखोगे आने वाले समय में, जब बुरा समय आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो आरबीआई रेट बढ़ाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर उनके रेट बढ़ाने से अपनी कंपनी के प्रॉफिट टूटने नहीं चाहिए। इसे कहते हैं नेचुरल हेजिंग। क्वालिटी में रहो, नेचुरल हेज हो गया, राइट। तो ये बजाज जैसी कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है इंटरेस्ट कितना ही बढ़े। देखो, एक फर्क पड़ता है,
इंटरेस्ट बढ़ने से कंजप्शन पावर कम हो जाता है, परचेसिंग, जो लोग खरीदते हैं ना, स्पेंडिंग पावर जो कंज्यूम होता है इंडिया में, जैसे इंटरेस्ट बढ़ने से ब्याज के दर बढ़ते हैं, तो लोग फिक्स होता है, चलो मैं यार 3,000 का इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, ये बाइक लाऊंगा, और इंस्टॉलमेंट बढ़ गया तो हो सकता है बहुत से लोग ना भी ले पाए। तो इंटरेस्ट बढ़ने से हो सकता है सारी कंपनी के सेल्स पे तो इफेक्ट आए, पर सेल्स पे भी मार पड़े, प्रॉफिट पे भी दुगनी मार पड़े, तो ये कहां की होशियारी है, राइट। तो इसीलिए ऐसी कंपनी लेनी चाहिए जहां पे इंटरेस्ट रेट कंपेरेटिव कम। तो ये कंपेरेटिव कम कैसे बोल सकते हैं, ये दोस्तों आपको आईसीआर बता सकते हैं, डेप्ट पेइंग कैपेसिटी। अब आईसीआर डेप्ट के साथ एक और चीज की गिनती करती है, कौन सी बताओ दोस्तों, हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग में सीखा है ये, बहुत बढ़िया विनीत भाई, वंडरफुल, रैंक, है ना, लीज लायबिलिटी बोलते हैं। अब मुझे बताओ ज्यादातर लीज लायबिलिटी कौन से सेक्टर की कंपनियों को होती है, ये अंदाजा लगाओ, कौन से सेक्टर की कंपनियों को बहुत लीज भरने की होती है। बिल्कुल सही बात है, आईटी इंडस्ट्री, है ना, वो जो भी प्रॉपर्टी लेते हैं उनका तो कोई प्लांट तो डालना नहीं, मेन उनका होता है एम्प्लॉय, राइट। तो मैन पावर को बिठाना तो है कहीं ना कहीं पे, तो उनका लीज का खर्चा बड़ा होता है। दूसरे कोई भी सेक्टर है नहीं बढ़िया, और कौन से सेक्टर है जहां लीज लायबिलिटी तगड़ी रहती है? बैंकिंग। बैंकिंग, प्रज्ञेश भाई, जरूर, बैंकिंग की भी हाँ, लीज लायबिलिटी तगड़ी होती है, क्योंकि वो लोग भी जो बैंक्स खोलते हैं, ओपन करते हैं, वो खुद की प्रॉपर्टी नहीं रखते, राइट ना। हम लोग लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदते, पर बैंक खुद की प्रॉपर्टी कभी लोन लेके नहीं लेती है ना, वो खुद पैसा नहीं डालेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं है बैंक का। बैंक को प्रॉपर्टी से ज्यादा किसमें मिलेगा पता है? वही पैसे को अगर वो दूसरों को बांटेंगे तो उनका पैसा डबल होके आने वाला है। मतलब जहां कहीं पे किसी ने एक घर खरीदा, तो उतने ही घर का दूसरा पैसा बैंक की जेब में जाने वाला है। तो बैंक होशियार है, लीज पे ही सब चलता है, तो लीज एक लायबिलिटी है उनके लिए, क्यों पैसे को हम ब्लॉक करते हैं प्रॉपर्टी, राइट। दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों लीज लायबिलिटी होती है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को, होती है ना, वो सब रेस्टोरेंट कैसे खोलते हैं? लीज पे। आपकी जो अप्रैल की कंपनियां होती है, शोरूम वोरूम खोलते रहते हैं, फुटवेयर की कंपनी आजकल फुटवेयर के शोरूम खोल रही है, जैसे नायका है, नायका अपने एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट खोलती है, जैसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर है, बिग बाजार जैसे, वो अलग अलग डिपार्टमेंट स्टोर खोलते हैं, लीज पे खोलते हैं, मल्टीप्लेक्स खोलते हैं दोस्तों, लीज पे खोलते हैं। तो मेरा ध्यान रखने का, आप जो सेक्टर में काम कर रहे हो, सोचो सोचो सोचो, क्या मेरा ये सेक्टर पे लीज ज्यादा होगा, राइट। ये जो डेटा हमने देखा, इसमें इंटरेस्ट और लीज दोनों इंक्लूड हो गया है। तो अगर आप अपने सेक्टर का आईसीआर चेक कर लेते हो, मतलब आपने देख लिया डेप्ट एंड लीज पेइंग कैपेसिटी कौन सी कंपनी की अच्छी है, सो दिस इज आईसीआर। कहाँ है डेटा अपना? ये रहा। सबसे बढ़िया डेप्टिंग कैपेसिटी किसकी है दोस्तों? बजाज ऑटो की, क्योंकि इनके सर पे डेप्ट तो है ही नहीं, और वैसे भी कंपनी का मैनेजमेंट एफिशिएंट है, उनके मार्जिन अच्छे, इसीलिए उनकी डेप्टिंग कैपेसिटी एकदम तगड़ी है। आइसर की भी अच्छी है, हीरो की भी अच्छी है, क्योंकि ये सब पे डेप्ट बिल्कुल नहीं। टीवीएस की बिल्कुल अच्छी नहीं है। सोचो, डेप्ट पेइंग कैपेसिटी खाली 2 गुनी है, राइट। 2 गुनी मतलब ये खाली 2 गुना कमाते जितना ब्याज भर रहे हैं, जैसे मतलब खर्चा करने के बाद बचता उतना ही है, तो ये रिस्की है, लॉस में आ सकती है कंपनी, राइट। हमेशा देखने का 20+ हो तो इट्स गुड, इसके ऊपर सब अच्छा है, और ऐसा फिगर ये तो एकदम माइंड ब्लोइंग, राइट। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा मार्केट शेयर से, नेट मार्जिन से, टैप पेइंग कैपेसिटी से कि कौन सी कंपनी अच्छी है। ये 2-3 चीजें देख के भी अंदाजा आ सकता है, तो हम कुछ और पैरामीटर भी देखेंगे ये हफ्ते, राइट। पर ये दोनों के हिसाब से भी अगर आप रिटर्न देखो कंपनी के, कि कौन सी कंपनी कितना कमा के दे रही है, स्टेक होल्डरों ने जो पैसा डाला, इक्विटी यानी क्या? स्टेक होल्डरों का निवेश। तो बजाज कंपनी ने, जैसे बजाज ऑटो किसकी है? यस प्लीज, बजाज ऑटो किसकी है? एनीबॉडी? बजाज होल्डिंग की कंपनी है ना। जब बजाज ऑटो डाली थी तो बजाज होल्डिंग ने इसमें पैसा लगाया हुआ है, तो 290 करोड़ में ज्यादातर हिस्सा बजाज होल्डिंग ने पैसा लगाया। तो बजाज होल्डिंग 290 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, उनको हर साल 6,000 करोड़, ऑलराइट। मतलब उन्होंने जितना निवेश किया उसका 20 गुना वो लोग हर साल कमा रहे।
दोस्तों यही चीज आप सबके साथ होगी। आप अलग अलग कंपनियों में कुछ ऐसा ही कमाओगे, पर आपको क्या देना पड़ेगा इसके लिए? टाइम, समय जाने दो। बजाज होल्डिंग ने भी टाइम दिया है, परसों हो गए, डिकेड्स हो गए, उन्होंने पैसा लगाया, आज समय बीता, कंपनी बड़ी हुई, देखो क्या तगड़ा पैसा कमा रहे। तो शेयर बाजार में 20% मिला, 25% मिला, खुश नहीं होने का, वो सब कोई काम की चीज नहीं। आपका पैसा डबल हो गया, आपने बोला वाह मेरा डबल हो, कुछ काम का नहीं यार। डबल हुआ कल वापस आधा हो जाए, वो सब चीजें कोई काम की नहीं है, वो खाली देखने के चित्र है। असल क्या है जो अपनी जेब में आता है, ये क्या है जो उनकी जेब में जा रहा है। पैसा डाला और ये उनकी जेब, एवरी ईयर, राइट। बजाज, आइसर, आइसर का रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, हीरो का रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, दोनों का बजाज से भी ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों कंपनियां डालने में बड़ा कम खर्चा हुआ, बराबर कि नहीं? और इस खर्चे के मुकाबले प्रॉफिटेबिलिटी एकदम मस्त है। तो जो भी स्टेक होल्डर है हीरो के, आइसर के, उन लोगों ने भी पैसा जोरदार कमाया है। उन्होंने जो एक बार पैसा डाला वो बार बार कमा रहे हैं। कैसे इन्होंने रेसिडुअल इनकम अपने लिए खड़ी की, बराबर कि नहीं? हम सबका भी यही गोल हो, हम भी एक बार जो पैसा डाल रहे हैं उस पर जिंदगी भर पैसा मिलता रहना चाहिए। ऑलराइट। तो रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी देखने की नहीं कि ये अच्छा है तो ही मैं पैसा डालूंगा, नहीं, बाकी की चीजें अच्छी होगी तो ये भी तो अच्छा होगा, राइट। ये सब चीजें अच्छी नहीं होगी तो रिटर्न भी थोड़ी ना अच्छे होंगे, बराबर है। तो इंडिकेटर क्या देखने के? मार्जिन, आईसीआर, बिजनेस की सेफ्टी के लिए किंग शेयर, ये सारी चीजें दोस्तों देख के पैसा लगाए, तगड़ा पैसा दोस्तों बन सकता है, राइट फ्रेंड्स। हमने अलग अलग सेक्टर में इसी प्रकार से कंपनी के सिलेक्शन दोस्तों दशक से ज्यादा समय से किए थे और इसका जबरदस्त लाभ। यहां पे हम कुछ और आपके सेक्टर भी देखेंगे, राइट। दोस्तों मुझे उम्मीद है यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्यों मार्केट कैप बजाज ऑटो को तगड़ा मिल रहा है। मार्केट कैप क्यों बजाज ऑटो खरीदने के लिए लोग लाख करोड़ डालने को तैयार? क्योंकि ये कंपनी में अगर मैंने एक बार लाख करोड़ डाले, मुझे हर साल 6-6 हजार करोड़, 6-6 हजार करोड़ मिलते जा रहे हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों जितनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा और कंसिस्टेंट, उतना याद रखिएगा मार्केट कैप ज्यादा। अब आपको समझ आ चुका होगा क्यों आइसर मोटर हीरो से ज्यादा मार्केट कैप मिल रहा है, टीवीएस से ज्यादा मार्केट कैप मिल रहा है, जबकि टीवीएस का धंधा डबल है आइसर से, राइट। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप टीवीएस मोटर का, 50 कितना है, 25,000 करोड़ का धंधा करने के बावजूद, जबकि आइसर 10,000 करोड़ पे लाख करोड़ का मार्केट कैप। दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन, ये सारी चीज, राइट फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम अलग अलग डेटा देखेंगे, राइट। दीपक भाई आपने पूछा है कैंटाबेल, शेयर योर व्यू। अभी तो मैं आप लोगों से ही व्यू पूछूंगा, हम लोग ये सेक्टर पे भी आएंगे और अलग अलग कंपनियों पे इसकी चर्चा करें, राइट। तो मैं यहाँ पे मेन इंडस्ट्री पे वापस आ जाता हूँ। अब मुझे दोस्तों चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए आप लोगों ने कौन सी कंपनियों पे रिसर्च किया है, राइट। तो मैं यहां से भी कुछ सेक्टर उठाता हूं देखने के लिए, चेक करने के लिए, और आपने जो सेक्टरों पे काम किया है उसका भी यहाँ पे नाम लिखिए ताकि हम वो सेक्टर को भी तलाश करें और अलग अलग प्रकार से समझने का कोशिश करें, राइट। सेक्टर है, कंपनी नहीं, सेक्टर देख रहे हैं हम सब लोगों, कंपनी सेक्टर का एक पार्ट है। तो अलग अलग सेक्टर किस पे आप लोगों ने दोस्तों काम किया है वो हम सब ने यहाँ पे ढूंढना है, राइट। वी आर गोइंग टू सर्च डिफरेंट सेक्टर्स टुडे, राइट। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे नाम आया हुआ राजकुमार जी ने जुबिलेंट फूड यानी कि रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, चलो फटाफट हम यहाँ पे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ओपन करते हैं। रेस्टोरेंट, ओके, रेस्टोरेंट पे काम किसने किया है? राजकुमार जी। ओके, आपने काम किया है, सो दैट्स ग्रेट। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो राजकुमार जी। एंड एज पर योर डेटा में देख पा रहा हूँ सिर्फ 8 कंपनियां हैं। ये 8 कंपनी खाली इसलिए है, सिर्फ 8, क्योंकि ये इमर्जिंग सेक्टर है। ये इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में से एक है। कोविड आया और कोविड ने ये सेक्टर को हैरान कर दिया थोड़ा, पर फिर भी इस सेक्टर को हम इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में कहेंगे। सारी कंपनी का मिलाए तो भी खाली 80,000 का करोड़ का मार्केट कैप है।
तो एक चीज समझ में आती है, कोई भी कंपनी निफ्टी 50 में नहीं होगी। इनफैक्ट हमने जब इसमें से एक कंपनी में पैसा डाला था वो तो स्मॉल कैप, आज हालांकि वो कंपनी मिड कैप से भी बड़ी हो चुकी है, निफ्टी 100 में आ चुकी है। वो कंपनी स्मॉल कैप में पैसा लगाया था, पर दोस्तों हमने स्मॉल कैप में लगाया था ऐसा नहीं, हमने जब वो कंपनी में लगाया तब भी वो कंपनी सेक्टर की सबसे बड़ी थी, राइट। तो हम ये नहीं देखते कौन बड़ी है कौन छोटी है, अच्छी कंपनी, तगड़ी कंपनी, किंग शेयर वाली कंपनी पे पैसा लगाओ, वो कंपनी बड़ी बनेगी कल। बहुत लोग बोलते हैं एचडीएफसी बैंक कल की कौन बनेगा, एलएनटी कौन बनेगा, टीसीएस कौन बनेगा। वही सेक्टर में कोई एचडीएफसी बैंक नहीं बनेगी। आप बोलोगे कोई नई बैंक आ गई ले लो, वो कल एचडीएफसी बनेगी, नहीं, तो एचडीएफसी बैठी थोड़ी ना रहेगी। कोई नई इंफ्रा की कंपनी आई बोले वो एलएनटी बनेगी, राइट। 2007-8 में हम सुनते थे पूंज लॉइड नाम की एक कंपनी थी, उनको लोग बोलते थे पीयूष भाई ये ले लो ये एलएनटी बनेगी। अरे वो कैसे बन सकती है, फिर एलएनटी थोड़ी ना बैठी रहेगी। दोस्तों दिस इज अ रूल, याद रखिएगा इस चीज को, सेम सेक्टर में से वो कंपनी बड़ी नहीं बनती है, सेम सेक्टर में छोटी कंपनियां बड़ी बनती है, साथ में बड़ी कंपनियां और जायंट बन जाती है। पर दूसरे इमर्जिंग सेक्टर पे ध्यान दो, जो भी इमर्ज हो रहे हैं, वहां की छोटी छोटी कंपनियां कल की बड़ी और जायंट बनने वाली। तो आप ढूंढ रहे हो टीसीएस कल का, एचडीएफसी बैंक कल का, एलएनटी कल का, वो कहीं और नहीं मिलेगा, वही सेक्टर में नहीं मिलेगा, इमर्जिंग सेक्टर में ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि एक जमाने में एचडीएफसी बैंक, एलएनटी, टीसीएस ये सब भी इमर्जिंग सेक्टर के खिलाड़ी थे, ये भी छोटे छोटे खिलाड़ी थे और इमर्जिंग सेक्टर के थे, राइट। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट पे जब आप ध्यान दे रहे हो, याद रखिएगा दोस्तों ये वो सेक्टर है जो यूएस को बड़ा जीडीपी दे रहा है, और ये सेक्टर की कुछ कंपनीज जैसे मैकडोनाल्ड हो गई, वो सबसे बड़ा एम्प्लॉय प्रोवाइडर करने में से एक है यूएस। क्या उस हद तक इंडिया में रेस्टोरेंट बड़ी? आप कोई भी कोने में चले जाओ, मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूं, शहर में तो हर किलोमीटर में एक रेस्टोरेंट होगा, एक फ्रेंचाइजी वो कंपनी की होगी कोई भी। पर आप कोई भी एरिया में चले जाओ, कहीं पे भी ऐसी जगह जहां लोग नहीं रहते हैं, तो भी कोई 200 किलोमीटर ऐसे नहीं होंगे जहां पे रेस्टोरेंट नहीं होगा, इतना पेनेट्रेटेड है इंडिया में अभी ये सब होना है। तो यस, आने वाले समय के लिए दोस्तों ये सेक्टर प्रायोरिटी होना चाहिए जो राजकुमार जी ने काम किया है। तो यस, आई एम अमेज्ड टू चेक दिस रेस्टोरेंट। मैं इसको ओपन करता हूं रेस्टोरेंट को। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पे हम एक बार मार्केट कैप चेक कर लेते हैं, ये डेसिमल थोड़े हटा देता हूं राजकुमार जी। ओके, तो ये सेक्टर में सबसे बड़ा मार्केट कैप किसको मिल रहा है? यस सर, कौन सी कंपनी है जो सबसे बड़ा मार्केट कैप अट्रैक्ट कर रही है? एज यू कैन सी, जुबिलेंट। जब दोस्तों हम लोग निवेश करते थे शुरुआत के दौर में, ये कोई कंपनियां नहीं थी, खाली जुबिलेंट थी और कॉफी डे थी, और कुछ समय बाद ये स्पेशलिटी रेस्टोरेंट आई। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट कौन सी, क्या कोई बता सकता है? मीटिंग में अपने कलकत्ता के है कोई, तो उनको तो पता होगा स्पेशलिटी रेस्टोरेंट कौन सी है, क्योंकि ब्रांच वहीं से शुरू हुई है। या स्पेशलिटी रेस्टोरेंट यानी वो चाइनीज रेस्टोरेंट कौन सी है ब्रांड? पूरे इंडिया में इन लोगों के ओपन है। मेनलैंड, बराबर ना, मेनलैंड चाइना। या तो ये 3 रेस्टोरेंट थी। अब देखो धीमे धीमे आज जब आप देख रहे हो, आपको 3 के बदले कितनी मिली, बढ़ गई। और 10 साल जाने दो या और लाइन लगेगी, क्योंकि ये इमर्जिंग सेक्टर है, नई नई कंपनियां जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है आपके शहर में अच्छा कर रही है। अभी आईपीओ नहीं आया है, कल आईपीओ आएगा, राइट सर। तो एज वी कैन सी हियर, मार्केट कैप ऑफ दिस 2 कंपनीज आर लार्जेस्ट। जैसे जुबिलेंट सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे देवयानी, बराबर। तो ये 2 कंपनियां हैं, अव्वल नंबर पे तो जुबिलेंट है, दूसरे नंबर पे, और बाकी सब कंपनियां बहुत नीचे जाती। कोई बात नहीं, इन कंपनियों का अगर हम ग्रोथ देखें दोस्तों, यहाँ पे ये सेक्टर को जब भी आप देखो, इसे याद रखने का कोविड अफेक्टेड सेक्टर की तरह, राइट। जैसे 10 साल में राजकुमार जी ने बढ़िया डेटा बनाया है, 34% का ग्रोथ हुआ है जुबिलेंट का। दोस्तों 34% इज एन अमेजिंग ग्रोथ, और ये हमारी आंखों के सामने हुआ है, हमारे डीमेट के अंदर शेयर के रहते हुआ है। तो यस, वी वर हैप्पी टू सी दिस ग्रोथ।
34% का अगर इसका ग्रोथ हुआ है तो प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हुआ और इसने वेल्थ भी क्रिएट करके दी। पिछले 5 साल का ग्रोथ 11% बता रहा है। ये इसलिए बता रहा है क्योंकि इसमें 2 साल कोविड के आ गए, है ना, 2021। अब वापस कोविड चला गया, आप देख रहे हो वापस से ग्रोथ बढ़िया आ गया, 33% का 1 साल का ग्रोथ, राइट। सो वी कैन सी ये सेक्टर अपने को ग्रोथ अच्छा दे रहा है, राइट। अब क्वालिटी पैरामीटर पे आ जाओ। सो ये क्वालिटी पैरामीटर है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सब चित्र क्लियर दिख रहा है, और अगर इसको थोड़ा बड़ा करना हो तो भी मेरे को बोलना है, इसको थोड़ा जूम कर देंगे अगर नहीं दिखाई दे तो आपको। चलो सब लोग ध्यान देना दोस्तों, ये पूरा जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, मैं आपको बता दूं, ये सारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का जन्म इंडिया में 1995 के आसपास हुआ, राइट। तो सब आई साथ में अंदाजे से, ऑलमोस्ट एक साथ। ये तो आईपीओ देवयानी का भी आया, सैफायर का भी आया, और ये लोग धंधा तो सबने साथ में ही चालू किया था। जुबिलेंट डोमिनोज लेके आए, कोई मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ली, किसी ने पिज्जा हट पे काम किया, राइट। तो ये सबने अलग अलग फ्रेंचाइजी ली। बारबेक्यू का अपना है, बारबेक्यू रेस्टोरेंट, स्पेशलिटी बता दिया मैंने, मेनलैंड चाइना, सिसडी। और इन सबके टर्नओवर को अगर ट्रैक करें तो सब आए साथ। और दोस्तों सबसे तगड़ा धंधा कौन करता है यार? जुबिलेंट फूड। तो क्यों ऐसा दोस्तों कि इसका धंधा 4,000 करोड़ प्लस, और देवयानी जो इसके साथ ही शुरू हुई थी इसका 2,000 करोड़, सफायर जो इसके साथ शुरू हुई थी उसके 1,700 करोड़। क्योंकि जुबिलेंट ने ग्रोथ तगड़ा किया। दोस्तों राजकुमार जी ने जब ये डेटा बनाया तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कभी आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पे काम करो, साथ में यहां पे रेस्टोरेंट नंबर ऑफ आउटलेट लिखो, राइट, कि कितने रेस्टोरेंट जुबिलेंट ने ओपन किए, कितने रेस्टोरेंट देवयानी ने, कितने सफायर ने, कितने बारबेक्यू। इससे पता चल जाएगा कौन बड़ा है, कौन बड़ा बन रहा है, राइट। जब जुबिलेंट सबसे एग्रेसिव रही रेस्टोरेंट में, इसलिए इनके धंधे जबरदस्त बढ़े, राइट। तो धंधे का किंग कौन है दोस्तों? जुबिलेंट, इसीलिए उसे मार्केट कैप भी ज्यादा मिल रहा है, राइट। अब दूसरे नंबर पे हमने देखा देवयानी, और दूसरों के तो नंबर बाद में बहुत लेट आ रहे। तो किंग हमको पता चल गया। किंग के साथ अब हम मार्केट किंग के साथ मार्जिन देखेंगे, तो मैं ये मार्जिन को सिंगल डिजिट कर देता हूं, राइट। दोस्तों आप देख सकते हो कंपनियों के मार्जिन। मुझे बताइए दोस्तों सबसे तगड़े मार्जिन किसके हैं यहां? Which company is having best margin in whole industry? जुबिलेंट। या जुबिलेंट। तो जुबिलेंट किंग साइज धंधा कर रही है, जुबिलेंट के मार्जिन सबसे अच्छे हैं, तो दैट्स ग्रेट। मतलब जो राजा है उसी के मार्जिन अच्छे, राइट। तो यही क्वालिटी कंपनी है। अब ऐसा कुछ है इनमें कि जो ये लोग ज्यादा अच्छे मार्जिन रख पा रहे हैं, और इसीलिए दोस्तों जब बुरा समय आएगा, जैसे अभी ये बुरे समय से रिसेंटली निकले हैं, 2 साल कोविड के, 2020 एंड 2021 इनके लिए बहुत बुरा समय था, बुरा समय था। अच्छा फाइनेंशियल ईयर में देखें तो 2021 एंड 22, राइट, सॉरी या 21 एंड 22 बराबर फाइनेंशियल ईयर में। कैलेंडर ईयर में भी 21। अब 21-22 में इसमें जितनी भी लाइन में आपको रेस्टोरेंट दिख रही है ना, सबने लॉस किया था। ईच एंड एवरी रेस्टोरेंट मेड लॉसेस, समझ रहे हो दोस्तों। अब जब प्रॉफिट में वापस आने लगे, ये साल तो सबके लिए अच्छा है, राइट। तो कुछ रेस्टोरेंट प्रॉफिट में आ गई, 2 साल बाद आप देखोगे ज्यादातर प्रॉफिट में आ जाएगी। पर ये बिहेवियर भूलने का नहीं जिंदगी में कभी। बहुत लोग क्या कहते हैं, अरे ये कंपनी प्रॉफिट में आ गई, अभी ये ले लो, ये मस्त चलेगी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो आखिर में प्रॉफिट में आई है वो पहले लॉस में आएगी बुरे समय। जो पहले प्रॉफिट में होती है बुरे समय में, वो लंबे समय तक प्रॉफिट में रहती है, वो तगड़ा प्रॉफिट करती है। कम मार्जिन वाली कंपनियां पहले लॉस में आती है। बुरा समय आया नहीं कि ये पहले से लॉस में आ जाएंगी, तो ऐसी कंपनियों से दूर रहो। जस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस है अपने को 2 साल का, जब ये सारी रेस्टोरेंट ने लॉसेस किए थे, और तब भी जुबिलेंट ने दोस्तों प्रॉफिट किए थे पूरे समय में। तो पूरे समय में दोस्तों शेयर की परीक्षा होती है, अच्छे समय में उम्मीद करेंगे ये और बढ़ते जाए, राइट।
तो जो लोग शिकारी होते हैं, है ना, शिकारी मतलब वो लोग हमेशा घटिया कंपनी ढूंढ रहे होते हैं। अरे यार कोई लॉस मेकिंग बताओ ना, ये प्रॉफिट करेगी, मेरा पैसा बहुत बढ़ेगा। और मैंने बहुत से लोगों को देखा वो ऐसी कंपनी ढूंढ रहे होते हैं और पैसा उनका बनता नहीं, क्योंकि ये लॉस मेकिंग के कुछ कारण है। इनका मैनेजमेंट ही ऐसा है कि कंपनी को प्रॉफिट भी नहीं आने देता है। देखो सब एक धंधा कर रहे हैं, सब वेजिटेबल यूज कर रहे होंगे, मतलब सबका बिजनेस मॉडल सेम, तो क्यों कुछ प्रॉफिट में है और कुछ लॉस में है? मैनेजमेंट। दोस्तों मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये कंपनी में अचानक किसी और की आत्मा आ जाएगी और ये कंपनी प्रॉफिट करने लगेगी। ये प्रॉफिट में जब आएगी, सोचो, जस्ट इमेजिन, इसको प्रॉफिट में आने के लिए 16% का सफर तय करना है, इसको 3% का बार बेकी, इसको 22% का। तो सोचो अगर ये प्रॉफिट करेगी तो ये किधर जाएगी? मेरे को ध्यान है दोस्तों, कई कंपनियां ऐसी होती थी जहां पे हम निवेश करते थे, ये तो 10% अच्छा है, हमारी कंपनियों के मार्जिन खाली 3-3% हुआ करते थे। कैसे? 3-3%। वो एक दो कंपनी 3% मार्जिन वाली, बाकी पूरी गैंग लॉस करती थी। राइट? तब लोग क्या सोचते थे, ये लॉस वाली कल प्रॉफिट करेगी, उनकी बात सही थी। ये लॉस वाली आज प्रॉफिट में आ गई, पर ये जो 3% वाली मार्जिन वाली कंपनियां 9-9% पे आ गई। तो हमें फायदा क्या होता है दोस्तों? ये पूरा जो सफर है 10-15 साल का, ये सफर में भी कंपनी प्रॉफिट करती है और हमें डिविडेंड कंसिस्टेंट मिलता है, जबकि लॉस मेकिंग खुद बेचारे लॉस कर रहे हैं, आपको कहां से पैसा दे? राइट? तो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इफेक्ट आता है कंपनी सिलेक्शन के कारण। ऑलराइट, तो मुझे उम्मीद है आपको मार्जिन पता चले। अब डेब्ट पेइंग कैपेसिटी की बात आती है दोस्तों। तो जुबिलेंट, मैं बता दूं आपको, ज्यादातर जो रेस्टोरेंट है, सब नहीं, ज्यादातर रेस्टोरेंट दोस्तों डेब्ट फ्री। कुछ रेस्टोरेंट पे हालांकि काफी बड़ा डेब्ट है, पर ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में डेब्ट ज्यादा मायने नहीं रखता है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अभी हमने डिस्कस किया क्या प्रॉब्लम होता है? कौन सा प्रॉब्लम? लीज। 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 सही बात है, एब्सोल्युटली राइट। लीज जो होता है, ये लीज की फिगर है। अब देखो, जिसके ज्यादा रेस्टोरेंट वो लीज भी बड़ी भरेगा। राइट? जैसे ये फाइनेंस कॉस्ट, जुबिलेंट 176 करोड़ लीज, देवयानी 127, सफायर 78। पर ये फिगर काम के नहीं है, ये फिगर वो हमें कंपेयर करना चाहिए उनके टर्नओवर से, तो वो आईसीआर से पता चलता है। इसमें से जो भी सब अलग अलग कंपनियां हैं, कौन सी कंपनी को आप बोलोगे एकदम कंफर्टेबल डेब्ट पेइंग कैपेसिटी है? विच कंपनी कंफर्टेबल? यस प्लीज। जुबिलेंट। जुबिलेंट। जुबलेंट। कितना है सर डेब्ट पेइंग कैपेसिटी उसका? 4 टाइम। 4 टाइम सर। 4 टाइम। तो 4 टाइम सर अच्छा नहीं, आपने पहले बताया ना कि कितना होना चाहिए, 20। 20। हाँ, तो मतलब समझ लो कोई कंपनी इसमें ऐसी नहीं है जो लीज पे करने में एकदम कंफर्टेबल हो। राइट? जुबिलेंट जो लीज पे करना है, मतलब सब खर्चा करने के बाद भी जुबिलेंट के पास 4 गुना पैसा बचता है, तो ये अच्छी बात है। और एकदम बढ़िया 20 हुआ जो कोई कंपनी नहीं। अब जुबिलेंट का ही 4 है, दूसरी सबकी तो एकदम हालत टाइट है। तो क्या होता है, अभी जब कोविड हुआ तो ये सब रेस्टोरेंट वाले गए थे मालिकों के पास कि बॉस हमारा तो यार धंधा ही बंद है कोविड में, तो रेंट तो माफ कर लो। कई कंपनियों ने कर भी दिया था, जैसे जो मल्टीप्लेक्स है, आई नो, पीवीआर वाले, पीवीआर वालों ने विनती की और उन्होंने रेंट माफ कर दिया, चलो जाने दो, 1 साल रेंट मत देना, तो दैट्स गुड। राइट? पर हर बार थोड़ी ना ये फायदा मिलेगा, बराबर? तो हम ये मानेंगे डेब्ट पेइंग कैपेसिटी किसी की अच्छी नहीं है, पर अगर हम देखें सबसे अच्छी, तो इसमें अगेन जुबिलेंट। जब ये सब कंपनियों की डेब्ट पेइंग कैपेसिटी 10 आ जाएगी दोस्तों, 10 कब आएगी? जब कंपनी के सेल्स और बढ़ेंगे। इन सबके फिक्स आउटलेट है जहां से धंधा हो रहा है। अभी ये हर आउटलेट के लिए इनको क्या करना पड़ता है, जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर भी वो पर्ची आती होगी कागज की, अभी ये स्कीम चल रही है, आ जाओ सबवे में, आ जाओ डोमिनोज में, आती है ना? तो ये मार्केटिंग पे स्पेंडिंग होता है, पर एक बार जब आपके पुराने आउटलेट सफिशिएंट धंधा करने लगे, पेनिट्रेट हो जाए एरिया में, फिर उनके कॉस्ट घट जाते हैं। राइट? तो वो केस में इनकी डेब्ट पेइंग कैपेसिटी अच्छी हो सकती है। और जब ये सब की 10 हो जाएगी, तब तक आपके जुबिलेंट की 30-40 हो जाएगी। राइट? जो बेस्ट है
वो दोस्तों वेस्ट रहता है, राइट। सो ये डेटा के हिसाब से हम बोले ये एक इमर्जिंग सेक्टर है, अभी ये खा पी के तगड़ा नहीं हुआ है, नया सेक्टर है, राइट। अभी ये इमर्ज हो रहा है। आने वाले समय में जैसे धीमे धीमे समय बीतेगा, कंपनी के सेल्स बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और फंडामेंटल और रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, अभी तो इनकी कमाई चालू नहीं हुई, पर फिर भी रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी इसीलिए कैसी है जुबिलेंट की, 3 टाइम्स, 3 गुना, मतलब स्टेक होल्डरों ने जो पैसा डाला उस पे 3 गुना तो अभी ये कमाने भी लगे। तो अच्छी बात है कि नहीं दोस्तों? आने वाले समय में क्या होगा, ये लोग 33 गुना कमाएंगे हर साल। दोस्तों सब इसी पे ध्यान रखना, हम सबका गोल यही रहे कि हम सबकी इंडिविजुअल रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी तगड़ी हो, जो पैसा एक बार डाले उसका कई गुना हर साल मिले, एंड दिस इज पॉसिबल। क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए और टाइम चाहिए। कोई ग्रोथ दोस्तों रातों रात नहीं होता है। आप उम्मीद करोगे 5 साल में बढ़िया हो जाए, नहीं होने वाला। तो मैं गलत बात करूंगा नहीं, मिनिमम 10 साल लगते हैं आपके कंपाउंडिंग को इफेक्ट आने में, राइट। इसमें से कंपनी बताओ मेरे को जो अभी नई नई है एकदम और फिर भी मस्त कमा रही है, हो ही नहीं सकता दोस्तों। सब प्रमोटर्स, सब स्टेक होल्डर्स ने समय का भोग दिया हुआ, टाइम दिया है। आज की जो हम रातों रात की कंपनियां भी देखते हैं ना, वो भी रातों रात नहीं है, बरसों मेहनत की होती है इन लोगों ने, राइट। सो बी प्रिपेयर्ड, स्पेकुलेटिव नहीं है, ट्रेडिंग नहीं है, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ, राइट फ्रेंड्स। तो जुबिलेंट 3 गुना प्रॉफिट का, और डेफिनेटली पूरा सेक्टर को देखने के बाद मेरे हिसाब से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हमें पैसा इधर डालना है, पैकोस में, कॉफीडे में, आरबीए में। क्या कहते हो दोस्तों, करेक्ट? या इधर ही पैसा डाले ना? जुबिलेंट फूड सर, जुबिलेंट। देखो टीप है ना जुबिलेंट की, कभी आने वाली नहीं है। टीप तो यही सबकी आएगी, क्योंकि इन्हीं को अपने शेयर को चलाना है, बराबर। पर कभी किसी की बात सुनने की नहीं, किसी की नहीं सुनने की। मैंने बहुत बार देखा है लोगों ने डिसीजन लिया, अरे नहीं ये अच्छी कंपनी एक ले लेता हूं, दूसरे दिन कोई कहीं से मैसेज आया कोई ब्रोकिंग हाउस से कि ये कंपनी 20% चलेगी, दूसरी, वो अपनी छोड़ के दूसरों के पीछे लग जाते, फिर वो नीचे आ जाती। तो दूसरों की बातों में बहुत ज्यादा आने का नहीं, खुद रिसर्च करो शांति से। और देखो ये अभी मुश्किल है कि ये जो हमने किया कितना आसान, ये दोस्तों जिंदगी में एक बार करना है। मैंने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री 2010 में एक बार की थी, तब से आइडिया क्लियर। उसके बाद आईपीओ बहुत आए, पर वो जितने भी आईपीओ आए, वो आईपीओ से थोड़ी ना मैं ये कंपनी को खरीदने लाऊं। मुझे पता है जो कंपनी में मेरा निवेश है वो सबसे अच्छी है, मैं क्यों इधर उधर हो जाऊं, राइट। तो नई नई कंपनी आएगी, इट्स ऑल राइट, पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है सब कंपनियों की, बराबर। सो हियर वी हैव ऑलरेडी चेक्ड रेस्टोरेंट, एंड आई होप आप लोगों की आइडिया इसमें क्लियर हुई होगी। अभी हारिका मैडम ने हैंड रेज किया हुआ है, या करिए मैडम। मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि जो जो सेकंड नंबर की जो देवयानी है ना, हाँ जी, वो शुगर सेक्टर में भी काम करती है ना, तो वो और ये मतलब कोई एक ही है या अलग अलग है? नहीं नहीं मैडम, देवयानी अलग, राइट। देवयानी आपकी पिज्जा हट, राइट, ये एक फ्रेंचाइजी है, और शुगर वाली कंपनी जो आप कह रहे हो वो नहीं, हाँ 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 राइट। पेप्सी के भी डिस्ट्रीब्यूटर आपने देखा होगा, हाँ हाँ, वो कंपनी है ये, ओके ओके, बराबर। ठीक है सर, सर थैंक यू सर। कैफे कॉफी डे भी बहुत अच्छी कंपनी थी ना एक टाइम पे। नहीं नहीं सर, देखो कैफे कॉफी डे और जुबिलेंट ये दोनों का आईपीओ एक साथ में आया, दोनों का आईपीओ सिमिलर टाइम पे आया, और दोनों कंपनियां एक जैसा धंधा करती थी, सिमिलर बिजनेस था, राइट। तो दोनों एक जैसी, दोनों के एक जितने आउटलेट, फिर कौन सा सिलेक्ट करें? अगर आपने ये सब डेटा उस समय का देखा हो, तो वो टाइम पे भी सीसीडी लॉस करती थी सर, और जुबिलेंट प्रॉफिट करती थी। सीसीडी के मार्जिन नेगेटिव थे, जुबिलेंट के पॉजिटिव थे, और बाकी अलग अलग आप पैरामीटर देखो, पेइंग कैपेसिटी और दूसरे कुछ हम नेगेटिव देखेंगे, तो कोई वे में आपका सीसीडी का नंबर नहीं लगेगा। और इसीलिए देखो फिर क्या हुआ, सीसीडी प्रॉब्लम में आ गई और पूरा चौपट हो गया इनका धंधा, राइट। तो अगर हमने फंडामेंटल देख के लिया हुआ है तो हमें प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, अच्छी कंपनी अपने पास रहेगी, बराबर है। जिन्होंने खाली ये सोचा, जो कहावत है ना बाजार में, जो दिखता है वो लेने का, ऐसा सही बात नहीं है। सीसीडी बहुत दिखता था तो मैं ले लूं, पर उनके अंदर
अगर उनके पूरे लंग्स तो खाली हो गए थे, तो क्यों ले? बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब चेक करके लेने का, जो दिखता है वो अच्छा हो सकता है पर जरूरी नहीं है वो अच्छा हो, राइट? राजकुमार जी, यस, आपने भी हैंड रेस किया हुआ है, कहिए सर। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन है आरओपी को लेके। हाँ जी। सर इसमें जो इक्विटी हम यहाँ पे ले रहे हैं सारी कंपनीज की, राइट। ये इक्विटी तो हमें इनिशियल ईयर की लेनी है या फाइनेंशियल ईयर 22 की हमने ली हुई है? लेटेस्ट तो सर, अभी जो साल की लेनी है वही लेनी है। लेकिन जब आप बात कर रहे हो कि आरओपी उन्होंने कंपनी ने लगाया इतना पैसा, तो स्टेक होल्डर ने सर। हाँ, स्टेक होल्डर ने। हाँ तो इनिशियल में तो उनका कम था ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसमें एनुअल रिजल्ट्स में, तो बराबर। पहले पहले कम थी उनकी इक्विटी राइट। और वो धीरे धीरे बढ़ गई। तो हमें बिल्कुल स्टार्टिंग की लेनी चाहिए ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है, जो अभी की हो वही लेनी चाहिए, क्योंकि भले स्टार्टिंग में कम थी पर समय जाते जाते कंपनी को और पैसे की जरूरत पड़ती है। तो अभी आपका जैसे अगर इक्विटी, ये पेड अप इक्विटी 132 है, तो ये 132 किसका है? ये सब स्टेक होल्डर का लगाया हुआ पैसा। तो हम ये मान सकते हैं कि अभी जितने स्टेक होल्डर है उसका 132 करोड़ यहाँ पे लगा हुआ है। स्टार्टिंग का जो था, एक बार हम लोग जैसे कहीं पे कोई कारखाना डालते हैं, शुरुआत में मान लो 5 करोड़ में कारखाना शुरू किया, पर 10 साल में ऐसा है कि वो 5 करोड़ से ही काम हो गया, दूसरा भी इन्वेस्टमेंट होता है ना सर, राइट? तो आपको जो लेटेस्ट इक्विटी हो वो लेने, राइट सर? सर एक और क्वेश्चन था। हाँ कहिए। यानी थोड़ा एडवांस है, अभी आपने वो पढ़ाया नहीं है, हाँ कोई बात नहीं। पर एक कॉमन सा डाउट आया है कि हाँ हाँ। फूड आप कह रहे हो कि इमर्जिंग इंडस्ट्री से है और इसकी राइट। सेल्स भी ज्यादा है, प्रॉफिटेबल राइट। भी है, लेकिन जब मैं इसकी स्टेक होल्डर जाके देख रहा हूँ, हाँ अगर मैं हाँ। इसको कंपेयर कर रहा हूँ 2014 से लेके अभी तक, राइट। तो इन्होंने तो अपना स्टेक कम कराया। अगर कंपनी का बिजनेस इतना अच्छा है और प्रमोटर कॉन्फिडेंट है, तो फिर बराबर। वो अपना स्टेक कम क्यों कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग में या नहीं? देखो, प्रमोटर का स्टेक कम होना ऐसा नहीं है कि हमेशा नेगेटिव है। आप इसमें से जो भी कंपनी देख रहे हो, सब कंपनी का प्रमोटर का स्टेक कम हुआ है, क्योंकि इन सबका एक समय पे कितना था? 100%, बराबर ना? सबका 100% था। आईपीओ लेके आए, इन्होंने हमारे साथ अपने शेयर को बांटा, हो सकता है किसी ने 20% शेयर दिए, किसी ने 40 दिए। अब जुबिलेंट का 2014 में जो स्टेक था प्रमोटर का, उससे और कम हो गया है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे जैसे इमर्जिंग सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, इसमें काफी पैसे लगते हैं, तो प्रमोटर्स को क्या है, जो शेयर है वो क्यूआईबी में भी ये लोग देते हैं। क्यूआईबी समझते हो सर? क्यूआईपी मतलब ओपन ऑफर, हाँ, क्वांटिटी, ये आपका क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल्स। इंस्टीट्यूशनल जो होता है बाइंग। क्यूआईबी क्या है, कंपनी को बहुत पैसा मिल जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने शेयर बेच दिया, पर जब कंपनी क्यूआईबी लाती है या कभी भी कोई इंस्टीट्यूशनल ऑफर करती है, एक प्रमोटर का डिक्रीज होता है, और उसके साथ में कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा होता है ग्रो करने के लिए। इमर्जिंग कंपनी अगर आज ग्रो नहीं करेगी, अगर आज इन्होंने रेस्टोरेंट फटाफट नहीं बनाए, तो वो सब एरिया में कंपटीटर के तो रेस्टोरेंट आने ही वाले हैं, राइट? तो पहला जंग वो जीतता है जो अपने आप को फैलाता है, और वो फैलाने के लिए सर पैसे चाहिए हो, राइट? तो प्रमोटर स्टेक कम हो रहा है, कोई बहुत टेंशन की बात नहीं है, बराबर सर? पर फिर भी हम इसको डिटेल में बाद में देखेंगे, कितना कम हुआ, कितना होना चाहिए, राइट सर? सर एक लास्ट था बस, हाँ जुबिलेंट हाँ जी, हाँ फूड्स। जी। मैं इसका प्रीवियस ईयर का डेटा देख रहा था, तो हाँ 2019 तक इसके ऊपर कोई फाइनेंस कॉस्ट नहीं थी। बराबर। ओके, पर अभी इसके 2019 से इसको फाइनेंस कॉस्ट काफी बढ़ गई है। बराबर। तो राइट। तो फाइनेंस कॉस्ट में सर क्या क्या चीजें आती है? पहले इसका जीरो आता था। हाँ, पर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है फाइनेंस कॉस्ट में? फाइनेंस कॉस्ट में आपने बताया था लीज और इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट इंटरेस्ट, राइट? तो इंटरेस्ट तो वैसे इनका कोई है नहीं, राइट? और लीज तो ये जब से पैदा हुए तब से पे कर रहे। पर हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आए, पहले ये एएस नहीं था। ओके। वो समय पे क्या था, हमें पता नहीं चलता था कि कोई भी कंपनी का फाइनेंस और लीज कॉस्ट कितना है। यहाँ पे खाली और खाली इंटरेस्ट दिखता था, अच्छा, राइट? तो कंपनियां क्या कहती थी पता है, हम तो डेट फ्री है, बहुत बढ़िया है। अरे तुम डेट फ्री हो, लेकिन तुम लीज तो पे कर रहे हो ना,
तो कंपनियां Okay. स्मार्ट होती है, वो बोलती है हम डेट फ्री है और रिलीज भरती जाती है। तो इन्वेस्टर को पता रहना चाहिए कि लीज लायबिलिटी भी है, राइट। तो तभी ये 2 साल पहले ये इंक्लूड हुआ कि फाइनेंस कॉस्ट भी, सॉरी, लीज कॉस्ट भी इसमें बतानी। तो आपको 2 साल पहले कोई कंपनी में नहीं दिखेगी सर लीज कॉस्ट, जुबिलेंट छोड़ो, नन अदर कंपनी। पर पिछले 2 साल में ही सारी कंपनियों ने लीज कॉस्ट देना शुरू कर दिया, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, राइट सर। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि इसीलिए पहले के में हाँ, आता था क्योंकि इनका कोई इंटरेस्ट होता नहीं था, बराबर लेकिन है अब ये रेगुलेशन में चेंज हुआ है अकाउंटिंग प्रैक्टिस में, राइट। तो अब लीज सब में सर, आप इसके बाद। टीसीएस देखना, इंफोसिस देखना, ये किसी में इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आती थी, सब डेट फ्री है। पर अब अच्छा, सबने आने लगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि डेट बर्डन वाली हो गई, है ना। ये हमारे लिए बहुत अच्छा किया नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाँ, राइट। राइट, ठीक है, थैंक यू सर। एंड विनीत परख, यस विनीत भाई कहिए। सर ये इक्विटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर जैसे इक्विटी आपने बताया कि जैसे समझ लीजिए 10 रुपये फेस वैल्यू की होती है, तो और अपन 132 करोड़ का है, लेकिन राइट। जब इक्विटी बढ़ती है, जैसे आपने बताया QIP होता है या मतलब एडिशनल इक्विटी बढ़ती है, तो हाँ वो जो होती है वो तो सर एक्स्ट्रा प्रीमियम प्राइस पे होती है। बराबर है। तो अपन जो ये कैलकुलेट करते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो हाँ वो तो शायद फेस वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट होती होगी। नहीं 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 सर, देखो, ये जो रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी का मतलब कि टोटल इन्वेस्टमेंट स्टेक होल्डर का कितना है। और अभी जो आपने QIB का बताया, राइट, कि भी चलो ऐसा कुछ हो कि दूसरे नए इन्वेस्टर आए, राइट, तो नए इन्वेस्टर जो पैसा देंगे वो प्रीमियम में देंगे, फेस वैल्यू 10 की होगी, राइट, पर वो लोग तो 100 रुपए पे शेयर खरीदेंगे, हाँ, बराबर ना सर। तो अगर इक्विटी, पेड अप इक्विटी आपकी 1 करोड़ की बढ़ेगी, और असल में उन्होंने दिए कितने होंगे, 100 करोड़। 100 करोड़, राइट। तो पेड अप इक्विटी 132 की सर 133 हो जाएगी, 1 ही करोड़ बढ़ेगी। हम्म, और ये जो 100 करोड़ है ये किधर जाएंगे, ये रिजर्व। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप विनीत भाई, बिल्कुल सही है। देखो, इक्विटी होती है शुरुआत, जब हमने कंपनी की शुरुआत की तो एक इक्विटी की फिगर आ गई, फिर इक्विटी जनरली उतनी ही रहती है, और साथ में एक दूसरा होता है अदर इक्विटी, ये हर साल बढ़ती या घटती रहती है। कैसे, जैसे एक मैं यूं ही उदाहरण बताता हूं, सब लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल जुबिलेंट ने 400 करोड़ का प्रॉफिट किया, राइट। मान लो हम ये कह रहे हैं इसी साल जुबिलेंट ने धंधा चालू किया है, जुबिलेंट का 132 करोड़ का इक्विटी है, 418 करोड़ का प्रॉफिट किया। मान लो इन्होंने इसमें से 218 करोड़ डिविडेंड में बांट दी। कितने बांटे विनीत भाई, 218 करोड़। राइट। कंपनी बोलती है चलो जलसा करो, 50% प्रॉफिट बांट देते हैं अपन लोग, क्योंकि अपनी कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो ये 200 करोड़ कैश बाहर निकल गया सर सिस्टम से। हाँ, ये किधर आ गया, 200 करोड़ निकल गया। ये अपने बैंक अकाउंट में आया, हाँ, है ना। हाँ, स्टेक होल्डर के बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, राइट सर। अब बाकी कितना बचा, 218, 218 ये किधर रहेगा, ये रिजर्व में ऐड हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा अदर इक्विटी। तो अब अदर इक्विटी कितनी हो जाएगी, 218 प्लस 132, राइट। दूसरे साल कंपनी ने और प्रॉफिट किया और अदर इक्विटी बढ़ा। तो अच्छी कंपनियों की अदर इक्विटी बढ़ती जाती है रेगुलर। और ये अदर इक्विटी होती किसकी है, ये इक्विटी हो या टोटल इक्विटी हो, ये किसकी होती है, हम सबकी, स्टेक होल्डरों की। अच्छा, तो जितनी इक्विटी बढ़ेगी उतना हमारा वैल्यू बढ़ता जा रहा है, उतना शेयर का भाव बढ़ेगा सर। पर कुछ कंपनियां यहाँ पे आप देख रहे हो जो लॉस कर रही है, जैसे ये 493 करोड़ की RBA की इक्विटी है, राइट। फर्ज कीजिए जीरो, अभी इनकी हम लोग मानते हैं ये 493 करोड़ इनकी टोटल इक्विटी है, और ये साल इन्होंने 250 करोड़ का नुकसान किया सर। हाँ, हमको कितना डिविडेंड मिलेगा बताओ इस साल, नहीं मिलेगा। हम बोलेंगे साहब डिविडेंड तो दो यार, पैसा लगाया है, ये कितना दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। प्रॉफिट ही नहीं किया है, कहां से ये लोग बांटेंगे, राइट। और ये 235 जाएगा किधर से, कौन डालेगा अंदर, ये तो बुक वैल्यू से कम हो फाइनल, जाएगा। हाँ, वो रिजर्व में से ही कम हो जाएगा। हाँ,
तो आपकी जो कंपनी है उसका इक्विटी डाउन होता जा रहा है। तो ऐसी कंपनियां जो होती है जिनका इक्विटी हर साल घटता जाता है, टोटल इक्विटी कह रहा हूं, राइट, रिजर्व, वो कंपनियां वेल्थ डिस्ट्रॉयर होती है। वो हर साल नए नए लो लगाती है। क्यों? क्योंकि मेरी वैल्यू कम होती जा रही है। और अच्छी कंपनियां हर साल नए नए हाई लगाती है क्योंकि वैल्यू बढ़ती जाती है। तो बिजनेस बिल्कुल सरल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। हमारी ऐसी कंपनी में हम रहेंगे जिनके प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, अपनी वैल्यू बढ़ती जाएगी, भाव बढ़ेंगे। क्लियर सर? ये सर, दो आपने इक्विटी अलग अलग प्रकार की होती है। दूसरी इक्विटी हम बाद में नेक्स्ट सीखेंगे सर, राइट। सर मैं वापस आपको ब्रीफ में आपने जो समझाया मैं बताता हूँ। हाँ, मैं बताओ अगर बताओ। समझा या नहीं समझा मैं क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, जैसे आपने बताया कि इक्विटी फ्रेश इश्यू हुई और राइट इक्विटी कैपिटल के हिसाब से अगर वो 1 करोड़ की है और राइट 100 करोड़ की वैल्यू अपने को मिली है प्रीमियम के साथ, राइट, तो 99 करोड़ अदर इक्विटी में ऐड हो जाएगा बराबर, और इक्विटी में 1 करोड़ ऐड हो जाएगा। सही बात है सर, आप बिल्कुल सही समझे आप, राइट। ऐसे ही क्या होता है जब कोई कंपनी का आईपीओ आता है ना, आईपीओ, तो आईपीओ के समय कंपनियों को तगड़ा पैसा मिलता है, तो वो उनका रिजर्व, अदर इक्विटी उनका बढ़ जाता है ऐसे समय, राइट। फिर वो इसी में से खर्चा करते रहते हैं, है ना। अब हमने घटिया कंपनी ली हुई है, भर भर के आईपीओ में उनको पैसा दिया है यहाँ पे बढ़िया एकदम, और वो लॉस कर करके 5 साल में सब खाली कर देती है। ऐसी कंपनी में पैसा नहीं बनेगा। रूल इज सिंपल, ऐसी कंपनी में पैसा बनेगा जहां हर साल रिजर्व बढ़ता जाए, राइट सर। राइट। यहाँ पे हमने जो भी सर दो एग्जाम्पल देखे, या एक उदाहरण में दे देता हूँ खाली। जैसे मैंने आपको सीसीडी का बताया, जुबिलेंट का बताया, राइट। दोनों ही कंपनी मैंने बताया आपको एक साथ आई थी, एक साथ। दोनों ही कंपनी का आईपीओ एक साथ आया, ऑलमोस्ट रिजर्व एक जितना था, राइट। हमने यहाँ पे जुबिलेंट पे उस समय पैसा लगाया। अब इतने वर्षों बीतते चले गए, कंपनी ने हर साल प्रॉफिट किया है, जुबिलेंट ने एक साल लॉस नहीं किया। जब हमने पैसा लगाया तब ये डिविडेंड नहीं देती थी। क्या कह रहा हूं मैं? ये डिविडेंड नहीं देती थी, प्रॉफिट करते थे पर डिविडेंड नहीं देते थे, और उससे हमको दुख नहीं था। क्योंकि हमारे पास तो कितना स्टेक होता है? छोटा स्टेक, अपने पास तो कम शेयर होते हैं। सबसे बड़ा स्टेक किसके पास होता है कोई भी कंपनी का? हाँ? मालिक के पास, बराबर की नहीं, प्रमोटर। तो डिविडेंड नहीं देती तो मैं क्यों दुखी हो जाऊं? क्योंकि सबसे बड़ा लॉस तो किसको हो रहा है? मालिक को। वो बेचारे, उन्होंने पैसे डाले हुए और वो पैसा ले ही नहीं रहे क्योंकि उनको डिविडेंड मिल नहीं रहा है। ये लोग कहते थे कि अभी हम एक्सपांशन मोड में है, अभी हमको पैसा खाली नहीं करना है, रिजर्व बढ़ाते रहना है, कैश खर्च नहीं कर देनी है, और उन्होंने जबरदस्त रेस्टोरेंट खोलते चले गए, राइट। एक समय आया, फिर इन्होंने कंसिस्टेंट डिविडेंड देना चालू किया। अब ये लोग अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं, राइट। तो ये डिविडेंड नहीं देते थे तो पूरा प्रॉफिट किधर जाएगा? पूरा इधर। तो इनके रिजर्व जबरदस्त बढ़ते थे, राइट। तो ये रिजर्व बढ़े तो मेरी वैल्यू बढ़ती थी, राइट। आधा इन्होंने डिविडेंड में दे दिया तो अपनी वैल्यू आधी बढ़ेगी। बिल्कुल सिंपल और सरल बात है एकदम, राइट। अब इसका विपरीत सीसीडी में हुआ, ये हमेशा लॉस करते थे, तो आईपीओ में इनको भी भर भर के पैसा मिला था, वो पैसा धीमे धीमे खाली होता चला गया, राइट। और इसीलिए आज इनका प्राइस क्या है? 53। दोस्तों एक समय था, ये तो इन्होंने स्प्लिट बोनस दे दिया इसलिए, बाकी स्प्लिट बोनस नहीं था तो भी दोनों का एक भाग भी एक जितना था। मेरे को ध्यान है जुबिलेंट करीबन 200-250 थी, ये भी 200-250 थी। आज ये कितनी चल, ये तो अभी स्प्लिट बोनस दिया हुआ है। पर क्यों ऐसा हुआ? क्यों पैसा कमाया? क्योंकि रिजर्व बढ़ा। रिजर्व कैसे बढ़ा? प्रॉफिट से बढ़ा। 2-3 कारण होते हैं दोस्तों रिजर्व बढ़ने के, राइट। कंपनी अगर इन्वेस्टर को अपने शेयर बेचती है तो भी रिजर्व अच्छा बढ़ता है, राइट। कोई बड़े निवेशकों ने आके खरीदा या उससे भी रिजर्व बढ़ेगा, पर वो रिजर्व ऑर्गेनिक नहीं है, वो हर साल नहीं बढ़ेगा। हर साल कौन सा रिजर्व बढ़ता है? प्रॉफिट वाला, बराबर है। और इसको भी डेप्थ में हम बाद में देखेंगे सही समय आने पर, राइट। क्लियर है? और कोई अभी बीच में मेरे को लगता है कुछ कहना चाहते थे? सर मैं बोल रहा था हाँ जी सर, ये बोनस और स्प्लिट होने पे भी इक्विटी बढ़ती है? सर, स्प्लिट का कोई मतलब ही नहीं, स्प्लिट करने से कभी इक्विटी नहीं बढ़ेगी। अच्छा, बोनस पे बढ़ती है। हाँ, बोनस का मतलब क्या है? देखो अभी हमने यहाँ पे देखा कि 418 करोड़ में से 218 करोड़ डिविडेंड है, तो इसको कहते हैं कैश बोनस। क्या बोलते हैं सर इसको? हमें क्या मिला? कैश बोनस मिला, हमारे बैंक में पैसा जमा हुआ।
पर कैश बोनस के अलावा भी कंपनियां शेयर बोनस दे सकती है। कौन सा बोनस? शेयर बोनस। शेयर बोनस। शेयर बोनस में कंपनी आपके बैंक में कैश नहीं देगी, पर आपको शेयर देगी। आपके पास 100 शेयर है, चलो दूसरे 100 शेयर देती है, राइट। पर वो जब 100 शेयर देती है कंपनी, जब बोनस देती है, तो कंपनी को इक्विवेलेंट अमाउंट रिजर्व में से निकालनी पड़ती है और पेड अप इक्विटी में डालनी पड़ती है। क्योंकि आपको पैसे नहीं मिले, आपको शेयर मिले, यानी आपका इन्वेस्टमेंट कंपनी में और बढ़ा, इक्विटी बढ़ा, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा ना, राइट। बोनस पे आपका इक्विटी बढ़ता है और पैसा एक जेब से निकल के दूसरी जेब में आता है। रिजर्व का पैसा इक्विटी में आता है। ओवरऑल आपके फंडामेंट फाइनेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो फिर जब डिविडेंड देते हैं, हाँ तो उस केस में इक्विटी कम नहीं होती, उस केस में प्रॉफिट में से दे देते हैं। हाँ, प्रॉफिट में से पैसा आता है और कम पैसा अदर इक्विटी में जाता है, बराबर ना। ओके ओके। तो जब कभी डिविडेंड ना दे कंपनी, उसका मतलब बुरी कंपनी नहीं है। देखो डीमार्ट कुछ भी डिविडेंड नहीं देती, तो सही बात है, हम भी कहते हैं कि भाई तुम डिविडेंड मत दो अभी, पर स्टोर खोलते जाओ दोस्त, जैसे जुबिलेंट ने खोले। डीमार्ट तो बड़े स्टोर ओपन करता है, राइट, उसको बड़ा पैसा चाहिए। तो यस, डीमार्ट को डिविडेंड नहीं देना चाहिए। डीमार्ट को क्या करना चाहिए, वही पैसे को इस्तेमाल करना चाहिए एक्सपांशन। अगर डीमार्ट डिविडेंड देगा तो लोग बोलेंगे यार क्या कर रहा है, डिविडेंड दे रहा है, तुम स्टोर खोलो ना। एक बार तुम सेट हो जाओ, उसके बाद तो अपने को जिंदगी भर डिविडेंड लेना है। हम बिजनेस में हिस्सा ले रहे हैं, हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, बराबर दोस्तों। तो अच्छा, क्या कहिए सर? तो यानी हाँ, स्प्लिट के केस में इक्विटी पे कोई असर नहीं पड़ता। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा सर, एक चीज और थी कि ये जो हमने इंडस्ट्री का नीचे रो बनाई हुई है, रो नंबर 32, हाँ जी, अगर हमने बेस्ट कंपनी जज करनी है अपने सेक्टर में से, तो हाँ एवरेज के ऊपर जो रहेगा उसको भी ले सकते हैं, जैसे आईसीआर सर, एवरेज के ऊपर का लेने से आपको एवरेज के ऊपर की कंपनी मिलेगी। पर मैं एवरेज के ऊपर की कंपनी क्यों लूं जब मेरे को ऑप्शन है बेस्ट लेने का? नहीं, मैं मतलब नहीं समझा। यानी मेरे मेरे कहने का ये मतलब है हम्म, कि वन से जिनका नीचे आईसीआर होगा उसको मेरे को इग्नोर कर देना है, और जो अब बच गई, यानी फिल्टर होके जो बच गई, जैसे हम्म, 1 2 3 रह गई, अब इन तीनों में से देखना है कि कौन सी बेटर है। नहीं सर, ऐसा मत करो। अच्छा। देखो ये करने से क्या होगा, आपके पास एवरेज से अच्छी कंपनी आएगी, एवरेज से अच्छी कंपनी आएगी आपके पास, और हमें एवरेज से अच्छी नहीं चाहिए। जब हमारे अच्छा, पास सबसे बेस्ट कंपनी लेने का चॉइस है, तो मैं एवरेज से अच्छी भी क्यों लूं? नंबर 1 पे ही दाव लगाने का, क्योंकि नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 मतलब वो टॉप तो नहीं है सर, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है, और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज लॉन्ग टर्म वेल्थ में बड़ा इफेक्ट लाता है। लेकिन सर सेकंड नंबर की कंपनी भी तो टॉप पे आ सकती है। फिर वो अभी तक क्यों नहीं आई सर? साथ में पैदा हुई है, अभी तक उसको किसने रोका था? हम क्यों ऐसा बोले कि वो आ सकती है? बोलो। नहीं, हो सकता है कि कंपनी की स्ट्रेटेजी सही ना हो, उस पर वर्क कर रही हो, आप खुद ही कह रहे हो कि इसका नुकसान तो मार्केट उन्होंने हमको बहुत कराया ना बड़ा सर, उनको स्ट्रेटेजी सही डालनी थी। अभी वो गलत स्ट्रेटेजी में 20 साल खा गए, हमारे और 20 साल खा गए। तो है। अच्छा। हम क्यों लंगड़े घोड़े पे दाव लगाए सर? हमारा पैसा है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। ये हर मैनेजमेंट कहेगी अब हम ये करने वाले, वो करने वाले, सुनने का नहीं किसी का। तुमने ओके प्रूव क्या किया, मार्क्स क्या लाए एग्जाम में, वो बताओ, बराबर। ओके ओके। ये हकीकत की बात, जो डेटा है आपके सामने, ये कौन से, ये रियलिस्टिक चीजें हैं जो इन्होंने अचीव की है पास्ट 2 डिकेड। तो बातों पे जाने का जरूरत है, बराबर। और देखो, मैं आपको मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा ही किया था पहले। मैं दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे रहता था, और फिर अभी मेरे को बहुत पछतावा होता है। मैं सोचता है यार मैंने क्यों कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि वो दूसरे नंबर में और पहले नंबर में आपके कगार में जमीन आसमान का लंबे समय में फर्क पड़ता है। एक 5 गुना होती है, तब दूसरी 20 गुना हो गई होती है। 5 गुना वाले को भी लगता है मेरा पैसा बढ़ा, पर असल में उनका पैसा 20 गुना हुआ होता है। खाली एक सिलेक्शन के कारण मेरा पैसा खाली कम बढ़ा, राइट सर? ओके, ठीक है, थैंक यू सर। या एंड विप्लव जी, या कहिए सर। सर सर मैं ये जुबिलेंट और सर सीसीडी जो है सेम टाइम में मार्केट में आया है। राइट, इसका इसने 4000 बिजनेस कर रहा है, और ये 600 का बिजनेस कर रहा है, मतलब लॉस कर रहा है। इसका सर रिजर्व भी अच्छा है और लोन भी अच्छा है। वो तो रिजर्व से पैसा निकाल के लोन पे क्यों नहीं कर देते हैं? इंटरेस्ट तो कम से कम हो जाएगा। किसका कह रहे हो सर? सीसीडी का सर। फाइनेंस कोर्स तो है ही नहीं सर। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर डेप्ट है।
अच्छा अच्छा, लीज लाइबिलिटी है सर। लीज लायबिलिटी, अच्छा ठीक। मतलब डेप्ट भी है, प्रॉफिट है पे, पर मैं कह रहा हूँ कि उनका मेन पोर्शन लीज लायबिलिटी होता है, राइट। और जी जो इनके पास जो रिजर्व होता है, वो रिजर्व अगर वो पूरा खर्च कर देंगे तो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा किधर से लाएंगे? बराबर, हमें खाली आज पैसा नहीं देखना है, हमें आने वाले समय में भी पैसा चाहिए, क्योंकि हमें रोज पैसे की जरूरत पड़ेगी जब बिजनेस चलाते हैं तब, बराबर ना? ठीक ठीक है या, सर। या सुधीर भाई कहिए, हैंड रेस किया हुआ है आपने भी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाँ, ये जो कंपनियां प्रॉफिट करती है तो उसमें से डिविडेंड बांटने का कुछ क्राइटेरिया होता है या ऐसा अपने कोई आप वो क्राइटेरिया तरीके नहीं से होता है सर। डिसाइड करते हैं? हाँ, ऐसा कोई क्राइटेरिया कोई नहीं है कि भाई जी तुम इतना ही डिविडेंड बांट सकते हो, ऐसा नहीं है। पर एक डिविडेंड पॉलिसी होती है कंपनी में, ताकि इन्वेस्टर को पता रहे कि ये कंपनी कितना डिविडेंड बांटती है। तो ये लोग क्या है ना, हर साल डिविडेंड पॉलिसी डिस्कस करते हैं कि हमारी पॉलिसी क्या है, हम 40% बांटेंगे, राइट। जैसे तो इंडिया में एवरेज कंपनियां 30% डिविडेंड बांटती है। कितना? 30%। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंडियन कंपनी 30% डिविडेंड में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, पर ये एवरेज है। कुछ कंपनियां 0% डिविडेंड बांटती है। अब जैसे आईटी की कंपनियां है, वो तो एकदम खा पी के बड़ी बन गई है, तो वो लोग 80-80, 100-100% भी डिविडेंड बांटती है, राइट। जितनी, तो सर डिविडेंड तो अपने फेस वैल्यू पे देते हैं ना, क्या सर? डिविडेंड तो फेस वैल्यू पे ही देते हैं ना। डिविडेंड फेस वैल्यू से पे देते हैं, मतलब सर फेस वैल्यू से कोई लेना देना ही नहीं। डिविडेंड आपको प्रॉफिट के हिसाब से मिलता है। वो आपको बताते हैं कि आपका 10 रुपए का एक शेयर है और आपको हमने 20 रुपया डिविडेंड दिया, मतलब 200% डिविडेंड मिला, वो ये कहना चाहते हैं। पर वो हमें, देखो हमें क्या लेना देना उससे, कि हमने थोड़ी ना 10 रुपए पे लिया है। अगर हम लेते हैं जुबिलेंट मान लो 500 रुपए पे, तो ये लोग ये कहेंगे कि भाई हमारा 5 रुपए के शेयर पे हमने 10 रुपया डिविडेंड दिया, 200% डिविडेंड दिया। हमारे लिए 200% नहीं, हमने तो 550 लगाया है, राइट। तो फेस वैल्यू देखो ही नहीं डिविडेंड के केस में, फेस वैल्यू का दूसरा काम, राइट, वो हम तब बात करेंगे, राइट सर। या कहिए सारिका मैडम। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन ऐसा था, जैसे आपने वो बताया था वो हैवल्स के राइट, बारे में वो वीडियो में, बराबर है। तो वो जैसे आपने वो ग्राफ बनाया था ना, वो हाँ वैसा, हाँ हाँ, तो वैसा ग्राफ हम वैसे यहाँ पे से बना सकते हैं क्या? मैडम बनाने ही वाले हम लोग, अभी अगले वीक ग्राफ बनाएंगे। पहले डेटा एक बार बना देते हैं, बराबर ना, हाँ हाँ राइट। डेटा बना रहे और यही डेटा में से हम ग्राफ बनाएंगे अभी, ओके। हाँ, क्योंकि वो ग्राफ में अच्छे अच्छे से पता सही चलता है बात, ना। बराबर है। ग्राफ, हाँ ग्राफिक जब हम देखते हैं तो समझ में आसानी से आ जाता है, हाँ राइट। हाँ हाँ सर, तो वो करेंगे हम लोग, बराबर ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। या धन्यवाद। एंड नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सेक्टर। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं और आप लोगों ने और जो सेक्टर लिखे थे, चलो अभी फटाफट थोड़ा देख लेते हैं। जुबिलेंट के बाद सुधीर पटेल ने लिखा है फार्मा। या सुधीर भाई आप, मैं आपका फार्मा सेक्टर ओपन करता हूं, जस्ट अ मिनट। चलो फार्मा सेक्टर, ओके। तो ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर मैंने ओपन किया, जिसपे सुधीर भाई ने काम किया है। जस्ट लेट इट ओपन। सुधीर भाई आपके वहां से डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है, पार्टी पार्टी में वो लगता है। कोई बात नहीं, जब बोलना हो तब आप उस समय आप अनम्यूट कर देना, फिर वापस म्यूट कर देना, बराबर। या, तो ये मैंने सुधीर भाई का फार्मा सेक्टर ओपन किया और देखो बड़ा ही सुंदर काम किया है सुधीर भाई ने, वंडरफुल, ग्रेट। फार्मा सेक्टर देख के पहला तो मैंने मार्केट कैप देखा, तो कितना मार्केट कैप है ये? 8,86,000 करोड़। हाँ, अभी हमने रेस्टोरेंट का मार्केट कैप कितना देखा था दोस्तों? 80,000 करोड़। और फार्मा का मार्केट कैप कितना है? 8 लाख। मतलब 10 गुना ज्यादा बड़ा फार्मा का मार्केट है। सही बात है कि गलत बात है? इसीलिए तो रेस्टोरेंट को क्या बोलते हैं, वो इमर्जिंग सेक्टर है, अभी छोटा है कल बड़ा बनेगा। रेस्टोरेंट की कोई कंपनी निफ्टी में नहीं है, ये 5 साल में आप देखोगे कंपनी निफ्टी में घुस जाएगी, क्योंकि वो इमर्जिंग है। फार्मा देखो, तो फार्मा इतना बड़ा सेक्टर है 8 लाख करोड़ का, तो ऑब्वियसली इनकी कई कंपनियां निफ्टी में होगी। और ये पुराना सेक्टर हुआ। एम आई राइट और रॉन्ग एवरीबॉडी? हमने प्राइमरी सेक्टर देखा था,
ये प्राइमरी नहीं है, पर इसको कौन सा सेक्टर बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्टर की एक कंपनी है, राइट। तो ये नए जमाने की, नए युग का सेक्टर नहीं है, सेकेंडरी सेक्टर जो वर्षों से है और ये एक ग्रोथ कर रहा है। हम कह सकते हैं फार्मा इज अ ग्रोइंग सेक्टर, पर हम इसमें ये उम्मीद कर सकते हैं क्या कि ये 20-20% से बढ़ेगा? दोस्तों, हम रेस्टोरेंट से उम्मीद करेंगे? यस, वो मेरे को 15-20% का ग्रोथ देगा, पर फार्मा ग्रोथ दे सकता है, धमाकेदार ग्रोथ। कितना ग्रोथ उम्मीद करेंगे हम लोग? 12%, इससे ज्यादा, राइट। तो 12% का ग्रोथ की मैं उम्मीद रख सकता हूँ यहाँ पे। और ahora no voy a postear. अब मेरा रिक्वेस्ट है सब लोग अपने आप को म्यूट मोड में रखें, एवरीबॉडी प्लीज, या, और जब बोलना हो तब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पे आपकी जितनी भी कंपनियां हैं, राइट, देखो फार्मा में कितनी कंपनी है? वैसे कंपनी तो बहुत ज्यादा है, पर इन्होंने ली 20 है यार, बाकी देयर आर मेनी कंपनीज इन फार्मा। अब ये जो 20 कंपनियां हैं, इनमें अगर हम सेग्रीगेट करें, सबसे बड़ा मार्केट कैप किसको मिल रहा है? कौन सी कंपनियां हैं? यस प्लीज, देखो सबसे बड़े मार्केट कैप की कंपनी है Sun Pharma. कंफर्म। ये सबसे बड़ी कंपनी है अपने सेक्टर में, लार्जेस्ट मार्केट में। और देखो एक दूसरा एक नियम है, रूल, परमानेंट एरर, डॉक्टर रेड्डी, इसका 900 करोड़ का मार्केट कैप बता रहा है, जो गलत है। क्या डॉक्टर रेड्डी का मार्केट कैप 900 करोड़ हो सकता है? राइट, ये बड़ी कंपनी है, तो डॉक्टर रेड्डी का मार्केट कैप गलत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बीएसई इंडिया पे जाके करेक्ट लिखना पड़ेगा, राइट। देखो कुछ कंपनियों में गलत आता है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता जा रहा हूँ, राइट। इसको एक बार हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप लेके देखते हैं, कहां बनता है कि नहीं बनता, देखने तो आता है कि नहीं। तब तक मैं यहाँ पे बीएसई इंडिया पे भी देख लेता हूँ डॉक्टर रेड्डी का मार्केट कैप। ओके, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, अभी तक इसने सर्च कंप्लीट नहीं किया है। मार्केट कैप है 75,000 करोड़, 74,687। मैंने कॉपी किया और इधर मैं अभी पेस्ट कर देता हूं, राइट। चलो, तो अभी आपका मार्केट कैप 9.5 लाख करोड़ का हो गया। तो दोस्तों अंदाजा लगाओ, करीबन 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप फार्मा का है। इसमें सबसे बड़ा मार्केट कैप किसको मिल रहा है? सन, सिप्ला, राइट। तो सन, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ये सब दोस्तों निफ्टी की कंपनियां हैं, निफ्टी 50 में ये सब कंपनियां हैं। लुपिन थी एक जमाने में, अभी निफ्टी 50 से निकल गई। औरो फार्मा थी, ये निफ्टी से निकल गई। क्यों निकल गई? कि दूसरी कंपनियों ने, इन्होंने जब 10-12% का ग्रोथ किया ये सेक्टर में, कुछ नए जमाने की कंपनियां आई, एक का 20% का ग्रोथ था, तो इनको ओवरटेक करके आगे निकल गई, राइट। डिविज लैब का भी मार्केट कैप अच्छा है, राइट। पर ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पे जो हमने देखी। सेल्स वाइज यहाँ पे फिगर डाली हुई सुधीर भाई ने, जस्ट लेट अस चेक इट। ये मैंने सेल्स में भी कलर कर दिया, आप देख पा रहे हो। सबसे बड़ा जो टर्नओवर करती है वो कंपनी कौन सी है? सन फार्मा, किंग है मतलब फार्मा का, राइट। सन फार्मा का 38,000 करोड़ का टर्नओवर, और बाकी जो कंपनियां हैं सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, औरो फार्मा, ये सब करीबन 20,000 करोड़ का टर्नओवर वाली। तो ये दूसरे हरोड़ की कंपनियां, जो भी हमारी राजकुमार जी से बात चल रही थी, नंबर 1 कौन है? सन फार्मा। ये सब कौन है? नंबर 2, राइट। अब यहाँ पे देखो तो डिविज लैब एक छोटी कंपनी है, कितना मार्केट, कितना धंधा है इनका? खाली 9,000 करोड़ का धंधा। पर ऐसा क्या है डिविज कि 9,000 करोड़ के धंधे पे इसको 90,000 करोड़ का मार्केट कैप मिल रहा है, और दूसरी कंपनियां 20-20,000 करोड़ की है, उसकी जितना मार्केट कैप। ऐसा क्यों? वो हमें क्वालिटी पैरामीटर से पता चलेगा, राइट। ग्रोथ आपके सामने है, सबसे तगड़ा ग्रोथ जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आपके डिविस का है। तो डिविस का ग्रोथ उसको मार्केट कैप भी दे रहा है, बाकी कंपनियों के मुकाबले बहुत अच्छा ग्रोथ है। तो ग्रोथ हमें ध्यान में रखते हैं, पर अभी क्वालिटी पैरामीटर पे आ जाते हैं। चलो, बढ़िया काम किया है अगेन सुधीर भैया, वेरी गुड। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है जो आपका काम है वो।
सबके सेल्स लिख दिए आपने, कॉस्ट लिख दी है। अब ये कौन सा खर्चा है? फाइनेंस, यानी फाइनेंस। फार्मा के केस में डेब्ट हो सकती है, राइट, क्योंकि इनकी ऐसा नहीं है कि लीज लायबिलिटी बड़ी होती है। अगर इन्होंने अपना प्लांट लीज पे रखा होगा तो ही लीज होगी, राइट, नहीं तो इनको तो कोई शोरूम खोलने नहीं है। तो इनके सर पे डेब्ट भी होती है और लीज भी होती है। मैं सेल्स के हिसाब से किसको किंग बोलूंगा? यस प्लीज, कौन मुझे सेल्स के हिसाब से किंग बताएगा? सन फार्मा, और फार्मा। देखो, सबसे बड़ा राजा नंबर 1 तो सन है, अनडिस्प्यूटेड, सही बात है कि नहीं, राइट। सन दूसरे हरोल की कंपनियों से करीबन 25% ज्यादा धंधा करता है, तो ये तगड़ा खिलाड़ी है। दूसरे जो है वो बाद में आते हैं, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी और वो फार्मा, ये सब कंपनी। धंधे में हमने देखा विच इज नंबर 1 और नंबर 2 सेकंड हरोल की कौन सी कंपनी है। दूसरी सब कंपनियां छोटी छोटी है, चाहे आप ग्लैंड फार्मा लो, बायोकोन, फिर ऑयबोट वगैरह वगैरह। यहाँ पे एक और चीज देख लो दोस्तों, जो एबोट फार्मा है ये मल्टीनेशनल कंपनी, राइट। एबोट कैसी है? एमएनसी कंपनी। तो हमने पहले ही एपिसोड में देखा था कि एमएनसी कंपनियां ग्रोथ कम करती है, पर उनकी खूबी क्या होती है दोस्तों? टॉप क्वालिटी कंपनियां होती है एमएनसी, है ना, क्योंकि वो बरसों से चल रही है अलग अलग देशों में, तो उनपे डेप्ट नहीं होती है, प्रॉफिटेबिलिटी उनकी अच्छी होती है। तो याद रखने का, जहां पे भी मल्टीनेशनल आएगी क्वालिटी उसकी अच्छी होगी, पर कॉम्प्रोमाइज किधर करना पड़ेगा आपको? ग्रोथ में, राइट। अब मैं आता हूं, हमने किंग साइज देख ली किसकी कितनी। अब मेरे को क्या देखना चाहिए दोस्तों, बताओ? व्हाट आई शुड चेक नाउ आफ्टर द किंग साइज? या बताइए, अब क्या चेक करूं? प्रॉफिट, प्रॉफिट। प्रॉफिट, बिल्कुल सही बात है सर। तो मैं प्रॉफिट मार्जिन देखता हूं, राइट। तो प्रॉफिट मार्जिन जब मैंने चेक किए सारी कंपनियों के, कौन सी कंपनी के मार्जिन कैसे है? देखो, ये भी क्या है ना, सुधीर भाई ने सब अच्छी अच्छी कंपनियां ली है, टॉप की कंपनियां। अगर ये सारी कंपनी लेते तो पता चलता नीचे की कंपनियां कितनी बुरी होती, राइट। पर कोई बात नहीं, अब टॉप 10 कंपनी का रिसर्च करते हैं। टॉप 10 में भी ये हाल है। मैं डेसिमल हटा देता हूं, क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी दोस्तों। सबसे बढ़िया मार्जिन जो अपने घर ले जाते हैं वो कंपनियां दोस्तों यहाँ पे कौन सी है? यस प्लीज। सन फार्मा का मार्जिन कैसा है? कम है। कम है। अभी जो राजकुमार जी बता रहे थे एवरेज से ज्यादा, ये एवरेज भी नहीं है, हमें तो अच्छा चाहिए, पर ये एवरेज से भी कम है, राइट और रॉन्ग? तो सन फार्मा की खूबी है कि वो धंधा जबरदस्त करती है, पर वो धंधे को कन्वर्ट नहीं कर पाती प्रॉफिट। तो वो धंधा हमारे काम क्या लगेगा जब प्रॉफिट हमारे घर आता ही नहीं है? ये तो सब बीच में ही खर्च हो गया, ये हमारी जेब में गया दोस्तों। अगर प्रॉफिट अच्छे होते तो हमारी जेब में जाता, डिविडेंड के रूप में, वैल्यू के रूप में, और ये तो हमारी जेब में जा नहीं रहा है, तो हमें तो निराशा होगी यहाँ सन फार्मा से। जो राजा है फार्मा का वो अच्छा नहीं है, तो हमको ये केस में दूसरे हरोल, तीसरे हरोल पे जाना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि जो किंग है उसमें क्वालिटी नहीं, राइट फ्रेंड्स। कभी भी किंग कंपनी के अलावा आपके ध्यान नहीं रखने का दोस्तों, तो हम कॉम्प्रोमाइज करें। पर ऐसा जो भी सेक्टर हो जहां पे किंग में क्वालिटी नहीं है, तभी आप दूसरे हरोल की कंपनियों पे दोस्तों जा सकते हो। पर आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आप क्वालिटी कंपनी बाय करने के लिए मार्केट साइज से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, राइट। मतलब इसके सब पैरामीटर अच्छे नहीं है, वो धंधा तो सन जितना नहीं कर पाती है जो दूसरी अच्छी कंपनी हो। ये नेगेटिव पॉइंट भी याद रखने, बराबर है। अब चलो बताओ, इसमें मार्जिन किसके एकदम मस्त है, टॉप मार्जिन वाली कंपनियां? डीवीस लैब, टीवीज, जाइडस, ग्लैंड फार्मा, राइट। ये जाइडस की वैसे जो मार्जिन है वो वन टाइम मार्जिन है, इसी हिसाब से एसेट बेच के इस बार आए हुए, तो इसको अभी भले आप ध्यान में रखो, राइट। पर जब आप इसका और इन डेप्थ रिसर्च करोगे आपको पता चलेगा कि ये मार्जिन काम के नहीं है, जाइडस की भी मार्जिन एवरेज है। तो हमारे लिए अभी तो 2 कंपनी बचती है, डीवीस एंड ग्लैंड। क्या डीवीस का धंधा बढ़िया है एकदम? यस प्लीज। धंधा यस सर। अच्छा है? नहीं नहीं, नहीं, धंधा अच्छा नहीं है। धंधा अच्छा नहीं है, ये धंधा कैपेबल नहीं है सन, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी जैसा।
पर इनके प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, मतलब क्वालिटी वाइज हम कहेंगे डिवीज इज अ वेरी गुड, इवन दिस ग्लैंड इज वेरी गुड कंपनी। तो ये दो कंपनियों में हमें थोड़ी क्वालिटी पैरामीटर को दिखे। ड्रॉबैक है कि धंधा नहीं है, लेकिन मार्जिन ये ज्यादा अच्छा ले जाते हैं। मतलब अगर इसका धंधा सन फार्मा से 3 गुना कम धंधा करेगी तो भी उतना ही प्रॉफिट करने की कैपेबिलिटी रखती है। समझ रहे हो दोस्तों? क्योंकि मार्जिन कितने हैं? 3 गुना ज्यादा। देखो जरा, सन फार्मा के प्रॉफिट कितने? 3000 करोड़। डिविस के प्रॉफिट कितने? 3000 करोड़। तो इन्वेस्टर को क्या मिला दोस्तों? उनको तो उतना ही प्रॉफिट मिला। तो ये 30,000 करोड़ मेरे क्या काम का? 40,000 करोड़ ये मेरे पास तो आया नहीं, मेरे पास तो प्रॉफिट आता है। तो इतना धंधा करने के बावजूद भी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं है, जबकि ये जो छोटी कंपनी है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। इसलिए दोस्तों हम ध्यान देंगे। हमें रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं मिला, वहां पे जो बड़ा था वही बेहतर था, पर फार्मा में जो बड़ा है, जो किंग साइज की जो कंपनी है वो बेहतर नहीं है। इसको ध्यान में रखना, राइट। और ये पैरामीटर जल्दी बदलते नहीं है दोस्तों, दशक पहले भी यही पैरामीटर थे, यही फिगर्स थी। आज फिगर्स बड़ी हो गई है पर फंडामेंटल नहीं सुधरे दोस्तों। वो 10 साल पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे। हो सकता है 2030 में जो बंदा रिसर्च करेगा उसको भी ऐसा ही दिखेगा, राइट। तो बोथ द कंपनीज आर हैविंग गुड प्रॉफिटेबिलिटी। चलो, पर ये तो मार्जिन हो गए। अभी मार्जिन में आपने देखा कि चलो इन दोनों के मार्जिन अच्छे हैं। मार्जिन के बाद जब हम रिलीज एंड डेब्ट पेइंग कैपेसिटी देखते हैं तो डेब्ट पेइंग कैपेसिटी देखो एवरेज 28। एवरेज 28 मतलब सब कंपनियों की डेब्ट पेइंग कैपेसिटी अच्छी है। एम आई राइट और रॉन्ग? मतलब ये जो सेक्टर है इसमें डेब्ट पेइंग कैपेसिटी का कोई टेंशन नहीं है। कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा डेब्ट है। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आर गुड कैपेबल ऑफ पेइंग देयर डेब्ट, राइट। पर इसमें सबसे बढ़िया कौन है दोस्तों, बताओ मेरे? यस प्लीज। एकदम तगड़ा डेब्ट पेइंग कैपेसिटी वाला कंपनी इसमें डेविस लैब। मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है इधर। वी कैन आइडेंटिफाई एकदम क्लियर। अभी मेरे को क्या कंफ्यूजन है, कंपनी का डेब्ट पेइंग कैपेसिटी कितना बढ़िया है। मतलब मेरे अगर मैं डिविज लेता हूं, आरबीआई को जितना रेट बढ़ा रहा हूं बढ़ाए, हमारी कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वो रेट बढ़ने से, राइट। और रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, पुराने स्टेक होल्डर जो कमा रहे हैं तगड़ा कमा रहे हैं, राइट। एवरेज से अच्छा नहीं है, काफी अच्छा कमा रहे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे ज्यादातर पैरामीटर देखूं तो मुझे पता चला। सबसे पहले मेरे को ड्रॉबैक बताओ दोस्तों, क्या है ड्रॉबैक सबसे बड़ी कंपनी का? यहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं, राइट। मार्जिन भी कम है। या और जो छोटी कंपनी है उसकी अच्छाई क्या है? गुड मार्जिन, गुड मार्जिन, गुड डेब्ट पेइंग कैपेसिटी, राइट। तो यहाँ पे अगर आप बड़ी कंपनी लोगे कि भी मेरे को तो यार ब्लू चिप में ही पैसा डालना है, तो आप डाल सकते हो। पर क्वालिटी पैरामीटर अच्छी नहीं है तो आपको फिर बड़ा स्टेक नहीं रख सकते हो। आप आपको लिमिटेड पैसा डालना पड़ेगा। वो हम बोलते हैं ना, एक शब्द है वेटेज। नहीं, हम लोग बहुत बार यूज करते हैं कितना वेटेज डालने का कोई कंपनी में। तो भी इधर मेरे को सब पैरामीटर अच्छे नहीं मिले तो मैं इसमें कम वेटेज डालूंगा, लो वेटेज। अब जो दूसरी कंपनी है डिविस, सब पैरामीटर बढ़िया है पर वो धंधा करने में कैपेबल नहीं है सब फार्मा जितना, राइट। तो उसके भी नेगेटिव पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे भी वेटेज कैसा रखूंगा? लो। तो क्या फार्मा की कोई कंपनी में एकदम हाई वेटेज रख सकता हूँ? मेरे पोर्टफोलियो का 5-6% डाल दूंगा, चलेगा यहाँ पे? नो, नहीं चलेगा, क्योंकि पैरामीटर सब अच्छे नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों सेक्टर देखने का, जब आपको कोई सेक्टर में सारे पैरामीटर अच्छे दिखे, देखो पैरामीटर नंबर 1 कौन सा था? धंधा। दूसरा ग्रोथ अच्छा करे। तीसरा क्वालिटी वाइज भी बढ़िया हो। तो क्यों ना पैसा लगाए यार। देखो पैसा बढ़ेगा अपना क्योंकि धंधा कर रहा है, वो धंधा सिक्योर है क्योंकि मार्केट साइज बड़ी है, राइट। मार्केट साइज बड़ी है, ग्रोथ है और वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सन के केस में प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, राइट। तो जितनी ज्यादा क्लियरिटी उतना बड़ा वेटेज रखना, जितनी कम क्लियरिटी उतना लो वेटेज रखने का। इट्स वेरी सिंपल। तो दोस्तों अभी तक जो चीजें उसमें कोई ऐसी चीज हमने डिस्कस की
तो बहुत ज्यादा मुश्किल है एकदम। भी ये तो खाली साइंटिस्ट लोग ही समझ सकते हैं शेयर बाजार को। ऐसा कुछ है कि हम एकदम नॉर्मली जा रहे हैं दोस्त? क्या सुधीर भाई कहिए, सुधीर भाई। डीवीएस का ऐसे देखा जाए तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखे तो लास्ट ईयर का तो बहुत खराब है। बहुत खराब मतलब क्या हुआ सर लास्ट ईयर? वो पहले लास्ट ईयर में वो कंटिन्यूस लो कर रहा है, मतलब नीचे ही आ रहा है लास्ट एक साल से देखे तो। अच्छा तो लास्ट ईयर अगर शेयर टूटा उससे सर कोई खराब तो नहीं हो जाता? अच्छा, मतलब ये अभी नीचे आ रहा है तो अभी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी समझे ना। सवाल ही नहीं ना। देखो जो भी कंपनी यहाँ पे है, हर एक कंपनी आधी होनी है आने वाले 10-15 साल में 5 बार। कितनी बार? जी 5 बार। एक चीज एकदम अपने माइंड में कंसीव कर लो कि कोई भी शेयर का आधा होना बिल्कुल नॉर्मल चीज है। आधा होता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। उसी प्रकार से शेयर डबल होता है, वो भी नॉर्मल। ना आधे पे चिंता करनी है और ना डबल हो जाए बोलना है कहा पिछले साल तो ये कंपनी डबल होगी मतलब बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। घटिया घटिया कंपनी डबल हो जाती है। तो डबल होना नॉर्मल है, आधा होना नॉर्मल। बराबर सर? आओ देख के हम डिसाइड नहीं करेंगे क्या अच्छा है, अच्छा डिसाइड करेंगे लेंगे तो भाव उसके अच्छे हो जाएंगे। बराबर सर? ओके सर, ओके। ओके सो हमने 2-3 सेक्टर यहाँ पे आज चेक किया। सर एक एनबीएफसी का कीजिए ना थोड़ा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस। हाँ मैं तो अभी आप ही लोगों ने जो चैट बॉक्स में लिखा वही सेक्टर बोल रहा हूँ। राइट, आपने डाला हुआ है तो ओपन कर लेते हैं अभी। कौन सा है? सर मेरा फार्मा एक के बाद क्वेश्चन था। जस्ट अ मिनट। राइट, और एनबीएफसी का भी नंबर लगेगा, कुछ चिंता मत करो प्रज्ञेश भाई, एक एक सेक्टर देखने हैं अपने को यहाँ पे। राइट, जस्ट अ मिनट। हैंड रेस कीजिएगा जो भी बोलना चाहे। राइट, अभी हमारी प्रज्ञेश भाई से बात हुई और उनको एनबीएफसी देखनी है। अभी अपने पास टाइम नहीं है कि अगर एनबीएफसी खोलेंगे और 15 मिनट अपनी वहां पे जाएगी। पर मेरे को पता है हम एनबीएफसी भी देखने वाले हैं, एनबीएफसी नहीं सारे सेक्टर देखने वाले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें और पैरामीटर डालेंगे। राइट, अभी खाली 2-3 पैरामीटर डाले, अभी तो हम कंफर्टेबल हो रहे हैं। होते हैं ना वो सुबह उठ के थोड़ी आलस बालस करते हैं, ब्रश ब्रश करते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं। तो वो तो ये अपना खाली फ्रेश होना चल रहा है अभी तो सेक्टर। इसमें और डीप टाइम लगाएंगे अगला हफ्ता। ये भी दोस्तों थोड़ी अच्छी कसरत होने वाली है अपनी। राइट, तो अब हम जब अगले हफ्ते सेक्टर देखेंगे ना, ये आपको और हाई क्लियर मिलेगा। देखिए राजकुमार जी ने हैंड रेस किया हुआ है, क्या कहिए राजकुमार जी? सर एक क्वेश्चन था हाँ जी। कि अभी जैसे हम सन फार्मा का मार्जिन देख रहे हैं कम है, राइट ओके, और डीवीज लैब का मार्जिन ज्यादा है, राइट लेकिन अगर हम सेल्स देखें तो डीवीज की उसके 3 टाइम्स कम है राइट, 3 अप्रोक्सीमेटली। गुना ज्यादा सेल्स है, 4 गुना। हाँ 4 गुना ज्यादा है डीवी से। राइट, तो अभी तो हम एनपीएम मार्जिन 33% आ रहा है, लेकिन अगर कल को डीवीज लैब की सेल्स बढ़ती है तो इसमें भी तो इसका मार्जिन कम हो सकता है ना? नहीं पर ऐसा कैसे हो सकता है सर कि सेल्स बढ़ने से मार्जिन कम होगा? उल्टा वॉल्यूम बढ़ने से तो मार्जिन और सुधरते हैं। अच्छा, सेल्स बढ़ने से मार्जिन कैसे कम होंगे? नहीं पर अगर सेल्स बढ़ते हैं, जैसे कोई एक्विजिशन करके कई कंपनीज अपनी रेवेन्यू इंक्रीज कर लेती हैं, हाँ तो उसमें उस अपना डेट बढ़ता है, इंटरेस्ट जाता है जेब से, तो उस केसेस में मार्जिन कम हो जाता है। नहीं तो होता मैं ये सर। कह रहा मेरे को हूँ, एग्जांपल बताना, कोई सेक्टर में ऐसा नहीं देखोगे आप। उल्टा अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है, चलो उन्होंने खर्चा किया ना, धंधा पैसा लगाया, रेवेन्यू आया, पर वो रेवेन्यू अकेला आता है, क्या प्रॉफिट नहीं आता सर वहां से? हाँ ये जो आता भी है। अब कंपनियां इधर जैसे लाइन में हम, देख रहे हो ना, ये सब कंपनियां एक्सपांशन मोड पे होती है, नए नए प्लांट्स ओपन करती रहती है, और इसीलिए तो हम ये सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं। देखो यहाँ पे जो आपने सेल्स ग्रोथ देखा ना, ये 18% आपको क्या लगता है वो एक ही प्लांट से 18% इनको ग्रोथ मिला होगा? ये जैसे 17%, 12% कैपेसिटी नहीं होती एक प्लांट, और ये लोगों का एक्सपेंशन चलता रहता है, तो वो चीजें आपकी इसमें रिफ्लेक्ट हो गई सर। नहीं मैं ये इस बेसिस पे बोल रहा हूँ, आपकी बात ठीक है कि रेवेन्यू बढ़ेगा तो मार्जिन कम नहीं होंगे, लेकिन कल को अभी जो आपने बात बोली कि कल को कंपनी एक्सपेंशन करती है तो उसके लिए अपने प्लांट ओपन करती है, हाँ। डेट लेती है,
तो अब जब वो इंटरेस्ट पे करेगी तो उसका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम होगा और मार्जिन भी तो कम होगा। अब जैसे आप सर आज ये की अगर वैलिड ये कंपनी 2000 करोड़ से 10,000 करोड़ पहुंची है, तो क्या इन्होंने आज एक्सपांड नहीं किया हुआ है? क्या आज इन्होंने डेप्थ नहीं ली हुई है? मैं वही कह रहा हूं ना आपको, अभी मैंने ये जो ग्रोथ बताया क्यों बताया, ये सब कंपनियों का ग्रोथ इसीलिए है। जस्ट सोचो आप कि कितने कुछ साल पहले आपका ये जो कहा गई कंपनी, ये 2000 करोड़ का टर्नओवर करती थी सर 10 साल पहले, प्रीवियस। आज 10,000 करोड़ का कर रही, तो क्या वो सेम प्लांट से कर रही? एक्सपांड हुआ है, नए नए प्लांट करते रहते हैं। और ये टीवीएस नहीं, जितनी भी कंपनी देख रहे हो ना, सब एक्सपांड हो रही, क्योंकि ग्रोथ है 10-12% का फार्मा। तो ये एक्सपांशन तो चलता ही जाएगा, पर उससे मार्जिन कभी कम नहीं होते सर, राइट? ओके, पर सर फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हमें इसमें वेटेज लो रखनी चाहिए सिर्फ वेटेज लो इसलिए क्योंकि सेल्स देखो, पैरामीटर को देख के? या सही बात है, देखो सेल्स पैरामीटर देखना ही चाहिए। अगर सन फार्मा 40,000 करोड़ का धंधा कर रही है, मतलब इनकी रीच ज्यादा है, राइट? इनकी रीच ज्यादा है, ये ज्यादा कंट्रियों में धंधा करते हैं, कुछ तो है इनकी प्रोडक्ट में कि 40,000 की प्रोडक्ट बिक रही। आपकी बिजनेस की सेफ्टी बढ़ती है सर, जितनी किंग साइज का बिजनेस होता है, जितना फैला हुआ बिजनेस होता है। तो अगर आपकी कंपनी सेम सेक्टर में कम धंधा कर रही है, तो ये भी समझो कि धंधे में ये बड़ी कंपनी जैसे कैपेबल नहीं है। तो हमको कोई भी कंपनी का खाली पॉजिटिव पॉइंट नहीं देखने का, नेगेटिव भी देखना पड़ेगा ना। सब एक ही धंधा करेंगे, कोई ज्यादा करेगा कोई कम करेगा, तो कम वाले की तो तगड़ा धंधा करने में जैसी वैल्यू नहीं होगी ना, राइट? आप कोई मार्केट में जाते हो ज्वेलरी के शोरूम में, कल ज्वेलरी लेने के लिए, वो पूरा बाजार ज्वेलरी का है, कई दुकान है वहां पे ज्वेलरी, और जो सबसे बड़े जो खिलाड़ी है, जो बड़े शोरूम लेके बैठे हुए हैं, जिनका बड़ा टर्नओवर है, जिससे वो इतना टर्नओवर कर रहे हैं, राइट? तो सेल्स को कभी हम नीचा नहीं आते, बराबर ना सर? अच्छा, पर इसकी भी क्लैरिटी आपको कब होगी, जब हम इसको ऑपरेशन करेंगे सारी कंपनियों, बराबर? ओके या सर, एक बार ये आईसीआर थोड़ा सा बता दो। सॉरी मैं आपसे इतने हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ओके। क्योंकि ये डाउट क्लियर करने जरूरी है। आपने लास्ट टाइम बोला था कि आईसीआर मतलब इंटरेस्ट जो कंपनी पे कर रही है उसको पे करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। तो ये जो इंटरेस्ट और लीज दोनों, तो ये जो नंबर आ रहा है जैसे 65, 33, तो बराबर है। जितना इंटरेस्ट कंपनी पे करती है करना है उसका 33 टाइम्स प्रॉफिट कर रही है या इसका सेल्स कर रही नहीं, देखो जैसे सन फार्मा है, है? तो सन फार्मा ने जो धंधा किया, ये खर्चा तो निकल ही जाना है, उसके बाद जो पैसा बचा, राइट, वो पैसे में से अभी उसको क्या पे करना है? डेब्ट पे करनी है। Yeah. तो जो पैसा बचा, वो डेब्ट के मुकाबले कितना बचा, राइट? फर्ज करो मेरे को 100 करोड़ डेब्ट में पे करना है और मेरा पैसा भी खाली 100 करोड़ ही बचा, तो ये कितनी कैपेसिटी हुई? 1। तो ये अच्छी फिगर नहीं है, क्योंकि मतलब मैं उतना ही कमा रहा हूं जितनी डेब्ट पे करनी है। कल कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं तो लॉस में आ जाऊंगा। अब ये जितनी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, मान लो मेरी कंपनी 1000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, मतलब प्रॉफिट नहीं, सॉरी, 1000 करोड़ बचे खर्चा करने के बाद, उसमें से मुझे खाली 100 करोड़ पे करना है, तो मेरे सर प्रॉब्लम में आने के चांसेस कितने हैं? मैं 10 गुना ज्यादा कमा रहा हूं जो ब्याज भरना है उससे, तो मेरे प्रॉब्लम में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे सर? सर अभी सर क्लियर नहीं हुआ ये वाला पॉइंट आपका कि आपने कहा कि ये हमें सेल्स का 63-65 टाइम्स है या प्रॉफिट का 65-33 टाइम्स है? सर सेल्स का भी नहीं है, प्रॉफिट का भी। अच्छा, दोनों का ही नहीं है। सेल्स में से खर्चा जो किया, ओके, और जो बचा, वो बचा हुआ पैसा हम गिन रहे हैं। अच्छा, राइट, देखो हमने धंधा किया, 100 करोड़ हमारे पास आ गया, पर ये 100 करोड़ हमारा तो है नहीं, इसमें से सब कॉस्ट तो निकल जानी है ना। 80 करोड़ जितनी मान लो हमारी कॉस्ट निकल गई, बचे कितने हमारे पास? 20 करोड़। ये 20 भी मेरे नहीं है, इसमें से मुझे अभी जो बैंक ने मेरे को हेल्प किया है उसको ब्याज भी तो भरना है, राइट? मान लो मेरे को 5 करोड़ ब्याज भरना है, तो मेरी कैपेबिलिटी कितनी हुई? 5 4 जा 20, 4 गुनी कैपेबिलिटी है मेरी, राइट? तो ये जितनी कैपेबिलिटी ज्यादा उतनी मेरी सेफ्टी ज्यादा, ओके, बराबर? तो यहाँ पे जैसे सन फार्मा 4000 गुना ज्यादा कमाता है, मतलब जो
सब खर्चा करने के बाद जो बचता है वो डेप्ट पेइंग कैपेसिटी उसकी 5000 गुनी बढ़ा देती है। हाईली सेफ कंपनी हुई, राइट? राइट सर, ठीक है सर, थैंक यू सो Yeah. मच सर। आगे ओके, एंड सारिका गायकवाड़, यस कहिए सारिका मैडम। मेरा ऐसा क्वेश्चन था कि जो जाइडस जो लाइफ वो जो कंपनी है ना, हाँ जी, हाँ, तो वो उसका तो सेल्स भी ज्यादा दिख रहा है और वो एनपीएम जो है वो भी 30% बहुत अच्छा है ना। सही बात है। तो जो अभी तक जो आपने बताया वो जो डीवी कौन सा है वो कंपनी, Divi's Lab. 3rd नंबर का डीवी, डिवीज, हाँ डीवीस, और हमने बात किया वो सन फार्मा। तो हम जाइडस का मतलब जाइडस के बारे में मतलब सोचते क्यों नहीं है? यार जाइडस सोच सकते हैं, पर देखो जाइडस का भी सेल्स ज्यादा नहीं बोलेंगे मैडम, ज्यादा तो यहाँ पे एक ही कंपनी का है, सन। मतलब मैं सन के अलावा कहीं भी जाऊंगा मतलब मैं सेल्स में कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। हाँ। तो अगर मैं सेल्स देख रहा हूँ जाइडस का, तो ये दूसरे हरोड़ में भी नहीं आ रहा है, राइट? ये तीसरे हरोड़ में आ रहा है। तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि जाइडस का धंधा बहुत फैला हुआ है, एवरेज सेल्स। हाँ, उनकी क्वालिटी अच्छी है, वो हमें डेटा कह रहे हैं, बराबर? हाँ, मतलब डिवाइस के कंपेयर तो सकते हो आप, इसका ध्यान में ज्यादा रख है। सकते हो मैडम, रख सकते हो ध्यान में, हाँ हाँ हाँ। बराबर? ये पैरामीटर है, इसको देख के लेंगे। अब मैं ये बता दूं, अभी शायद आपको लगता होगा अगले साल ये पैरामीटर बदल गए, तो पर ऐसा नहीं होता है। ये पैरामीटर ऐसा नहीं है कि हर साल बदलते, फिगर बदलती है, पर हम लोग इसको बरसों से टैग कर रहे हैं। मैंने कंपनियां देखी है जो बरसों पहले, 10 साल पहले भी वही कंपनियां अच्छी होती थी और वही नीचे की सब कंपनियां रिस्की रहती थी, आज भी वही है। कंपनियां सुधर गई पर अच्छी और अच्छी हो गई, राइट? तो ऐसा नहीं होता है कि बुरी कंपनी अच्छी हो जाएगी और अच्छी बुरी हो जाएगी, है ना? हाँ हाँ सर। हाँ कहिए प्रज्ञेश भाई। सर अपने मैंने जो ये एनबीएफसी किया ना, हाँ हाँ, तो इक्विटी नहीं मिली, तो इक्विटी में नहीं मिलेगी उसके अंदर? नहीं मिलेगी ना सर इक्विटी उसमें। मैं बता देता हूँ, एक मिनट। मैंने खाली कहा हम क्या डिटेल में खाली अभी नहीं देख पाएंगे, पर मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ ताकि आप नेक्स्ट वीक काम कर सको उसमें। एनबीएफसी, ओके। ओके, अच्छा इधर किया हुआ है आपने, ओके। नीचे सर। हाँ राइट, तो ये तो सब ग्रोथ है और कितनी सारी कंपनियां देखा। फाइनेंस ढक लो एकदम, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा फाइनेंस की कंपनी लेने से पहले, सोचने का 10 साल बाद। हाँ, इक्विटी क्यों नहीं मिली सर आपको? सर वही मैं वो कितना? एनुअल का रिपोर्ट निकाला ना, तो जो हाँ हाँ अपने तो आप एक बार निकालिए ना सर इसका। हाँ, एक मिनट में ओपन करता हूँ, ये बजाज फाइनेंस तो होगा। बजाज फाइनेंस का ही। ये मैं पिछले साल के डेटा में चला गया, राइट? अब ये जो है ये इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है, राइट? इसमें आपको इक्विटी नहीं मिलेगी, ये डेटा में नहीं मिलेगी। आपको क्या करना है, देखो ये कॉन्सोलिडेटेड दिखा आपको, मैं कॉन्सोलिडेटेड में गया और उसमें बैलेंस शीट ओपन करनी है। देखो इधर बैलेंस शीट दिख रही है प्रज्ञेश भाई, बैलेंस शीट, राइट? मैं बैलेंस शीट को ओपन करता हूं तो ये डेटा 21-22 का आ गया। इसमें ये रही इक्विटी, मिली आपको? दिस वन, इक्विटी शेयर कैपिटल यानी पेड अप, राइट? अब ये मिलियन में डेटा है तो 121 करोड़ की इक्विटी हुई, 121 करोड़, तो मैं लिख देता हूं 121 करोड़, राइट? ऐसे आपको अलग अलग कंपनी की ये इक्विटी लिख देनी पड़ेगी। क्लियर मैं प्रज्ञेश भाई? सब में देखा ना, तो ये इक्विटी में यही आ रहा है, वो बैलेंस शीट में जाके करना पड़ेगा चाहे। हाँ बैलेंस शीट देखो, अगर वो नॉर्मल, ये अलग स्टाइल से दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट? अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एसबीआई कार्ड मेरे को देखने दो, इन्होंने कैसे डेटा दिया हुआ। पीएससी ने क्या किया, ये फॉर्मेट चेंज किया है। सब में ऐसा ही है सर, ये सब में। अच्छा, सब में यही ऐसे ही डेटा दिया हुआ, हाँ, ओके। तो आपको सब में यही करना पड़ेगा जो मैंने किया। मार्च 2022 में चले जाओ, सेम स्टाइल, बैलेंस शीट में जाओ और इक्विटी ले लो, वहां से कर पाओगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ इक्विटी ओके, शेयर, हाँ।
राइट, तो लिख देना फिर वो, बराबर। ठीक है सर। ओके, अब मैं यहां से आ जाता हूं बाहर और हम डिटेल में एनबीएफसी की चर्चा करेंगे बाद में नेक्स्ट वीक। सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी, कहिए वीरेंद्र सर भाई। ये कंसोलिडेट और स्टैंड अलोन डाटा का क्या डिफरेंस है, क्या चीज, मतलब आप तो बोलते हैं कंसोलिडेट लेने के लिए, बाकी राइट, स्टैंड अलोन और ये दोनों डाटा का मतलब क्या डिफर है और कंसोलिडेट क्यों लेना चाहिए? बराबर। देखो, स्टैंड अलोन मतलब वो कंपनी का खुद का डेटा, राइट, स्टैंड अलोन बिजनेस का डेटा। अब कंपनियां क्या करती है, जैसे जैसे बड़ी होती जाती है वो अपने नीचे और सब्सिडरी बनाती जाती है, राइट। जो सब्सिडरी है वो भी हमारी ही कंपनी हुई। तो हमें जब कंपनी को चेक कर रहे हैं, खाली स्टैंड अलोन नहीं देखना चाहिए, सब्सिडरी देखना चाहिए, क्योंकि सब्सिडरी में पूरा धंधा आ गया, बराबर। तो स्टैंड अलोन नहीं, कंसोलिडेटेड देखो। कंसोलिडेटेड देखोगे तो सब सब्सिडरी का मिला के आएगा। देखो, जैसे यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल बताता हूँ, टाटा मोटर्स फाइनेंशियल रिजल्ट एनुअल ट्रेंड, कितना धंधा दिख रहा है यहाँ पे। टाटा मोटर का टर्नओवर कितना है, 47,000 करोड़, राइट। ये इनका स्टैंड अलोन बिजनेस है। पर टाटा मोटर ने जबरदस्त एक्सपांड किया है, इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा धंधा है, तो ये अभी बड़े खिलाड़ी हो गए। तो हमको इनका कंसोलिडेटेड तो देखना पड़ेगा, जिसका नीचे कंसोलिडेटेड डेटा दिया हो उसका कंसोलिडेटेड जरूर चेक कर लें। अब टाटा मोटर को जब मैं ओपन करता हूं तो कंसोलिडेटेड डेटा इनका क्या कहता है, करीबन 3 लाख करोड़ का धंधा है ना। तो मैं कह रहा था ये तो 50,000 करोड़ है, 50 नहीं है, वो तो उनका स्टैंड अलोन टर्नओवर है। हमें ये कंसोलिडेटेड टर्नओवर को ध्यान में लेने, ओके राइट वीरेंद्र भाई। मैं कंसोलिडेटेड डाटा परफेक्ट डाटा आते हैं। हाँ, देखो परफेक्ट तो दोनों है, पर वो जो स्टैंड अलोन है वो उनकी स्टैंड अलोन कंपनी का, हमने उनकी स्टैंड अलोन में पैसा नहीं डाला, हमने पूरे टाटा मोटर में पैसा डाला, तो हमको कंसोलिडेटेड चाहिए, राइट सर। ओके सर, ओके सर। एंड विनीत परख, क्या कहिए विनीत भाई। जैसे अभी आपने बैलेंस शीट खोली थी एनबीएफसी कंपनी की, बजाज हाँ फाइनेंस, जी, राइट। उसमें जैसे इक्विटी के नीचे जो अदर इक्विटी लिखा था, हाँ, वही अदर इक्विटी थी जो आप मुझे समझा रहे वही सर, वही सेम। जब बजाज फाइनेंस का मेन जो स्टेक होल्डर का पैसा तो 120 करोड़ ही है, और इतने वर्षों से प्रॉफिट कर रही है कि आज इनका अदर इक्विटी 50,000 करोड़ आ गया होगा, बराबर। तो बजाज फाइनेंस का भाव इतना ज्यादा क्यों है, बजाज फाइनेंस ने इतना वेल्थ क्रिएट करके दिया है, क्योंकि पैसा ही पैसा है। कहाँ 120 करोड़, कहाँ मतलब 200 करोड़, और कहाँ आज उनका, आप बैलेंस शीट में जब आप अपना पैसा देखते हो टोटल, तो आपका 120 करोड़ कितना बन गया है, ऐसा ही देखो कितना बन गया 120 करोड़, 4,35,000 45,000 करोड़, सॉरी 45,000। यहाँ 45,000 करोड़ उनका अदर इक्विटी है। तो शुरुआत 120 करोड़ से हुई, फिर प्रॉफिट करते करते इक्विटी हर साल बढ़ता चला गया, राइट। जो कंपनी में इक्विटी बढ़ता जाएगा वहां पैसा बनेगा, ओके। एंड विप्लव जी, या कहिए, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन सर, सर सेल्स में सर अदर इनकम लेना है क्या सर अभी? देखो, टोटल इनकम ले लेने का, राइट। आप जब ये डेटा बना रहे हो आप टोटल इनकम ले लो, लेकिन ध्यान रखो कि उसमें जो अदर इनकम है वो उनका रियल बिजनेस नहीं है, वो फ्लक्चुएट होता जाएगा, राइट। वो उनकी मेन प्रोडक्ट से बिजनेस नहीं आ रहा है जी। तो आप टोटल इनकम लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बराबर। हम लोग जो ये डाटा बना रहा सर, इसमें क्या, इसमें टोटल इनकम ले लो, ठीक है सर, राइट। ओके, और ओके, मेरे हिसाब से हमने ज्यादातर लोगों की क्वेरी पे बात कर दी है, और अभी तो हमने डेटा बनाना शुरू किया है दोस्तों, ये पूरा डेटा नहीं है, ये एक बिगनिंग है, राइट। पर इसी डेटा में आप जबरदस्त वेल्थ क्रिएटर सब मिलेंगे, थोड़ा ध्यान रख के पूरा काम कर लेने का। ये दोस्तों जिंदगी में एक बार काम है, कितनी बार काम करना है, ये लाइफ में एक बार। मेरी इस बात का विश्वास रखो, जो आज आप कंपनियां ढूंढोगे वही कंपनियां 2030 में भी अच्छी होगी, जो आज बुरी है वही 2030 में बुरी होगी। ये बात और है कि जब अच्छा समय आता है तो घोड़े गधे सब दौड़ते, तो हमको लगता है कि ये कंपनी अच्छी है, पर रियल में वो कंपनी अच्छी नहीं होती, राइट।
डेटा एनालाइज करके शांति से डिसीजन लेने का, और डिसीजन रोज चेंज नहीं होना चाहिए, बराबर है, ऐसा ही डिसीजन लेना है। अब नेक्स्ट वीक हमको क्या करेंगे, देखो अभी आप लोगों ने खाली नॉर्मल पैरामीटर देखे, मार्जिन, डेप्ट पेइंग कैपेसिटी, पर आपको पता है कौन सी कंपनी पे कितना डेप्ट है, कितना कर्जा है, नहीं पता है। आपको पता है कि आपकी कंपनी का उधारी कितना है, ऐसा भी तो होगा। कुछ कंपनियां माल बेचती रहती है, पर बिल बनाती रहती है, पर पैसा तो आता ही नहीं उनके पास, राइट। तो ये सब रिस्की चीजें हैं। कुछ कंपनियों को इतने पैसे देने के होते हैं कि उनके पास होते भी नहीं उतने पैसे, जितना वर्किंग कैपिटल का भी पैसा रहता नहीं है। ये सब प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट के बाद नहीं आने चाहिए, इन्वेस्ट करने से पहले ही ये सब चीज देख लो, ताकि बाद में आप रिलैक्स होके अपने नौकरी धंधे पे ध्यान दे सके। 9 से 3:30 बाजार देखने की जरूर नहीं पड़नी चाहिए। जिस दिन आप बिल्कुल रिलैक्स होके इन्वेस्ट करोगे, बाजार देखने की जरूर महीनों तक नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि यस मेरा पैसा बढ़ रहा है और बढ़ने वाला है, उस दिन आप सक्सेसफुल हो। नहीं तो रातों की नींद हराम करके थोड़ी ना पैसा बनाना, राइट। तो कल रेडी हो जाओ दोस्तों, कल से हम लोग नए पैरामीटर ऐड करेंगे, कुछ 2-3 पैरामीटर ऐड करेंगे, जिससे आपकी जो क्लियरिटी है वो और अच्छी हो जाए। तो अगले बुधवार को जब हम बात करेंगे दोस्तों, तब आपको आज जो क्लियरिटी है उससे भी हाई क्लियरिटी, क्योंकि कुछ डेटा आज आपके पास नहीं है जो ये वीक आपके पास आ जाएंगे, राइट। तो अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, ताकि आने वाले 10-15 साल बाजार देखने की कोई जरूरत ना रहे, राइट फ्रेंड्स। तो मिलेंगे अगले हफ्ते दोस्तों। डेटा अपना जरूर अपडेट कीजिएगा, क्योंकि जितनी आपकी उंगलियां चलेगी उतना दिमाग चलेगा, और जितना दिमाग चलेगा उतनी मेमोरी शार्प हो जाती है। ये चीज आप बोलोगे नहीं कभी जिंदगी में, बराबर। सो थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी एंड जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।